हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल नोवेल किंग 3.0 पे। यहाँ आपको मिलेंगी फैंटेसी, सिस्टम और भी बहुत सारे नोवेल। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में बताएं ये चैनल आपको कैसी लगे। विषयाध्याय 100 जीते सेबर किंग। आप सुन रहे हैं नॉवल किंग ऑफिशियल ग्रुप का एक और रोमांचक अध्याय। अगर आपको हमारा कहानी सुनाने का अंदाज और ऑडियो प्रस्तुति पसंद आ रही है तो इस नॉवेल की आधिकारिक सदस्यता अवश्य लें। सदस्यता लेने पर आपको मिलेंगे प्रतिदिन नए अध्याय, उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो, प्रीमियम और एक्सक्लूसिव नॉवेल्स, सबसे पहले नए अपडेट की सुविधा। सदस्यता और अन्य जानकारी के लिए हमारे ग्रुप में संपर्क विवरण दिया गया है, कृपया वहीं से हमसे संपर्क करें। महत्वपूर्ण सूचना, यह ऑडियो केवल नॉवल किंग ऑफिशियल ग्रुप के लिए है। बिना अनुमति इसे कहीं और साझा या अपलोड न करें। कॉपीराइट नियमों का पालन अवश्य करें। यदि आप नए हैं तो हमारे ग्रुप से जुड़े, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारी इस कहानी यात्रा का हिस्सा बने। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। स्नो ईगल कैसल एक रहस्यमय जगह जो कभी न खत्म होने वाली सफेद बर्फ से घिरी हुई है, एक पवित्र पवित्र जमीन की तरह जो दुनियावी दुनिया से अछूती है। सफेद बर्फ पूरी दुनिया को एकदम सफेद रंग में रंगती हुई लगती है। यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है, ऐसा लगता है कि इसमें एक खास रहस्यमय शक्ति है जो किसी व्यक्ति के मन को शुद्ध कर सकती है, जिससे व्यक्ति अनजाने में ही एक तरह की असाधारण शांति और पवित्रता महसूस कर सकता है। हर गहरी सांस आत्मा को पवित्र करती हुई लगती है, जिससे धरती की धड़कन महसूस होती है। स्नो ईगल कैसल की ऊंची जमीन पर खड़े होकर चारों ओर देखने पर सिर्फ बर्फ से ढके शानदार पहाड़ ही दिखते हैं, जो इस जमीन के पवित्र रखवालों की तरह शान से खड़े हैं। लेकिन इस बर्फबारी और खराब मौसम में स्नो ईगल कैसल के यूनिटी हॉल के अंदर हवा में खून की तेज गंध फैली हुई है। जमीन लाशों और कटे हुए अंगों से अटी पड़ी है, जो नरक जैसा लग रहा है। दम घुट रहा है। हवा में मौत की गंध भरी हुई है। हर सांस में मौत की गंध है, जिससे पूरा हॉल निराशा और डर से भरा एक बड़ा मकबरा बन गया है। थोड़ी देर पहले यूनिटी हॉल टेंशन से उबल रहा था। ब्लेड चमक रहे थे और तलवारों की परछाई टिमटिमा रही थी। अंदर एक हत्या का इरादा छिपा था, जो अनजान खतरों को छिपा रहा था। किले के मास्टर वुहोंग अपने 19 ईगल्स को कमांड कर रहे थे, जो एक सुंदर 18 साल के नौजवान शी फेयांग को घेरे हुए थे। शी फेयांग अभी अभी आया था। उसने हाल ही में एक शेनलॉन पगोडा सिस्टम और 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक का एक सेट खरीदा था। फिर भी उस पर एक रेस्क्यू मिशन की जिम्मेदारी थी। पक्के इरादे से वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया के एक मशहूर 100 साल के साधु मास्टर युआची को बचाने के लिए खतरनाक इलाके में गया। बदकिस्मती से मास्टर युआची को जहर दे दिया गया था, जिससे उसकी सारी ताकत चली गई थी। बुरे लोगों ने उसे पकड़ लिया था। स्नो ईगल कैसल में उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया गया था और उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। इस समय यूनिटी हॉल में जलती हुई अंगीठी से गर्मी की लहरें निकल रही थीं, लेकिन हवा में फैले तनाव को दूर करने में नाकाम रही। किले के मालिक वू होंग की आंखें तेज और ठंडी थीं। वे घिरे हुए शिफेयांग को ऐसे घूर रहे थे जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। 19 चीलों की नजरें तलवारों की तरह चुभ रही थीं, जो शिफेयांग पर मजबूती से टिकी थीं और किसी भी पल जानलेवा हमला करने के लिए तैयार थीं। उनकी आंखें मारने के इरादे से भरी थीं और वे शिफेयांग को बता रहे थे कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों तरफ से थोड़ी देर तक टकराव के बाद अचानक ईगल वू वेई ने अपना गोस्ट हेड सेबर लहराया, अपनी शानदार कॉइलिंग ड्रैगन सेबर टेक्निक दिखाते हुए। उसकी हरकतें फुर्तीली थीं, जैसे आसमान में उड़ता हुआ चील। एक चाल स्लैंट क्लीव हुआ शान जो शिफेयांग की तरफ तेजी से वार कर रही थी, और गुस्से से चिल्लाया, बेशर्म बदमाश, तुमने इतनी बुरी तरह हमला किया, मेरी छोटी बहन का हाथ काट दिया। मैं इसका बदला तुम्हारा खून से लथपथ करना चाहता हूँ। हम उसका गोस्ट हेड सेबर तेज रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई उल्कापिंड रात के आसमान में चमक रहा हो। उसकी ताकत डरावनी थी, जिससे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती थी। एक चाल पूरी होने से पहले ही वो वेई ने तेजी से अपनी चाल बदली, हॉरिजॉन्टल स्वीप किया और अचानक शी फेयांग की ओर बढ़ गया। उसकी हरकतें एक तूफान की तरह थीं, चमकती हुई तलवारों और ब्लेड के बीच, जिसका मकसद एक ही झटके में शी फेयांग को दो टुकड़ों में काटना था। शी फेयांग ने अपनी तलवार गोल्डन ड्रैगन कॉइल्स क्लॉ की चाल से चलाई। तलवार हवा के झोंके जैसी थी, जिसमें मेटल के टकराने की आवाज आ रही थी, जिससे वो वेई की तलवार हट गई। फिर उसने गुस्से से कहा, एक और जुर्म, इसे सही ठहराने की क्या जरूरत है? तुम खुद को नेक लोग कहते हो, जो इज्जतदार और पवित्र दिखते हो, लेकिन असल में तुम्हारे काम बहुत बुरे हैं। तुम हर मुमकिन तरीके से यात्रियों को लूटते हो और बेगुनाह आम लोगों को नुकसान पहुंचाते हो। हम आज रात मैं फेयांग लोगों को तुम बुराइयों से छुटकारा दिलाऊंगा। इस बीच शी फेयांग ने अपनी सारी अंदर की ताकत इकट्ठा की, अपना बायां हाथ पीछे किया और मास्टर युआची को पीछे खींच लिया। उन्हें अपने पीछे खड़ा कर लिया और मास्टर को कंधे पर उठाकर इन खतरनाक दुश्मनों का सामना करने दिया। फिर शी फेयांग ने अपने दाहिने हाथ में कृपाण ली और नदियों और समुद्रों को मोड़ने जैसा एक मूव शुरू किया, जो जबरदस्त था, मानो पूरी दुनिया को उलट पुलट कर रहा हो।
शी फेयांग का फिगर बिजली की तरह तेज था, कृपाण की रोशनी टिमटिमा रही थी, देखने में चकाचौंध करने वाली थी। खटखट। एक पल में शी फेयांग का म्यांमार सेबर हवा में कई बार वू वेई के सेबर से टकराया। मेटल के टकराने की आवाज लगातार आ रही थी। रात के आसमान में शानदार आतिशबाजी की तरह चिंगारियां उड़ रही थीं। वू वेई को अचानक बहुत तेज दर्द हुआ, जो तेजी से बाघ के मुंह से उसके पूरे हाथ तक फैल गया, जिससे उसका हाथ तुरंत सुन्न हो गया और उसे लगा कि उसकी सारी ताकत चली गई है। अचानक तेज दर्द की वजह से उसे अनजाने में कई कदम पीछे हटना पड़ा और गिरने से बचने के लिए उसने अपनी जगह को स्थिर करने की कोशिश की। व्हाइट ईगल वू पिंग ने तुरंत एक्शन लिया। पर्पल ईगल वू लू को शी फेयांग द्वारा हाथ काटे जाने की वजह से मुश्किल में पड़ते देखा, तुरंत आगे बढ़ा, उसे घसीट कर ले गया और जल्दी से वू लू के घावों का इलाज किया ताकि खून बहना बंद हो जाए और हालत और बिगड़ने से बच जाए। इस बीच गोल्डन ईगल वू झान ने एक लंबी कृपाण उठाई, एक खूंखार तेंदुए या बाघ की तरह हवा से शी फेयांग के पीछे मास्टर युआची पर हमला किया। उनका हमला माउंट ताई की तरह था, जो जबरदस्त मोमेंटम में था, जिससे शी फेयांग को सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वू झान के शामिल होने से लड़ाई और मुश्किल और बदलने वाली हो गई। उसने और वू वेई ने मिलकर शी फेयांग पर हमला किया, इस कड़े मुकाबले में बढ़त बनाने की कोशिश की। उनका सहयोग बिना किसी रुकावट के पूरी तरह से तालमेल वाला था। लेकिन शी फेयांग कोई आम इंसान नहीं था। उसने हल्की स्किल डीप कंसीलमेंट ऑफ बॉडी एंड नेम की। उसकी बॉडी टेक्निक का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, जैसे कोई भूत हो, जिससे उसकी सही जगह समझना मुश्किल हो जाता था। जोरदार लड़ाई में उसका रूप दिखता और गायब होता रहा। ऐसा लगता था कि वह आसपास के माहौल में घुल मिल गया है, जिससे उसकी असलियत और भ्रम में फर्क करना मुश्किल हो गया। इसके बाद शी फेयांग ने अपनी कृपाण चलाई, थंडरस माइट मूव किया। कृपाण की टेक्निक और भी खतरनाक होती गई और वो वेई पर तूफान की तरह टूट पड़ी। उसे एक ब्रेक थ्रू पॉइंट मिला। उसने वो वेई पर अपना अटैक फोकस किया और वो झान से बचाव किया। एक पल में उसकी कृपाण की रोशनी टिमटिमा उठी, जिसका मकसद सभी रुकावट डालने वाले दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करना था। चैप्टर 2 से 100 जीत सेबर किंग पार्ट 2। शी फेयांग के हर वार में गर्जने वाले वार की ताकत थी, मानो वह पहाड़ों और नदियों को चीर सकता हो, नदियों और समुद्रों को अलग कर सकता हो। इस जीवन मरण के युद्ध में सभी ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उनकी टेक्निक ताकत और स्किल की लड़ाई थी, जिसमें हर बातचीत टेंशन और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। 3 वार के बाद शी फेयांग का म्यांमार सेबर एक चमकदार इंद्रधनुष जैसा था, जिसकी रफ्तार बहुत तेज थी, मानो वह पूरे स्नो ईगल कैसल को 2 हिस्सों में बांट देगा। वो वेई के दिल में डर भर गया। उसने सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि वह शी फेयांग के जानलेवा वार से बच गया, लेकिन वह इतना डर गया था कि उसे ठंडा पसीना आ गया। उसके हाथ पैर कमजोर हो गए, खड़े होने में मुश्किल हो रही थी। यह देखकर वू झान ने शी फेयांग पर अपनी कृपाण गुस्से से चलाई। लेकिन शी फेयांग अचानक मुड़ा और स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ टिके रहते हैं का नारा लगाया। यह 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक की सबसे अच्छी टेक्निक थी, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। तुरंत दुनिया का रंग उड़ गया और हवाएं और बादल गरजने लगे। शी फेयांग की कृपाण तकनीक एक भयंकर तूफान की तरह थी, बहुत भयंकर। उनके म्यांमार सेबर से निकलने वाले झोंके बहुत तेज थे। सेबर की परछाई घनी थी, जिससे कोई भी हैरान रह जाता था। खनक, चटक, 2 ब्लेडों की टक्कर की आवाज आई। मेटल की टक्कर अचानक से गूंज उठी। हैरानी की बात है कि शी फेयांग ने वू झान को उसकी तलवार के साथ 2 टुकड़ों में काट दिया। धमाका, धमाका। उसकी लाश के दोनों हिस्से दोनों तरफ गिर गए, खून चारों तरफ फैल गया। 2 टूटे हुए ब्लेड उनकी पकड़ से छूट गए, हवा में तेज तीर बनाते हुए पास खड़े 2 डाकुओं के दिलों में घुस गए। धमाका, धमाका। 2 और लोग छाती पकड़कर गिर पड़े, पीछे की ओर गिरे, उनका खून बहने लगा और वे तुरंत मर गए। एक पल में पूरा सीन बेरहमी से मारकाट जैसा हो गया, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। वो वेई बहुत ज्यादा घबरा गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसकी सारी ताकत खींच ली हो। वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ा, अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहा था। स्नो ईगल कैसल के किले के मालिक वू होंग बहुत गुस्से में थे। उनका बेकाबू गुस्सा उन्हें लगभग पागल कर रहा था। गुस्से में वह खुद लड़ाई में उतर गया। अपने हाथ में हुक वाला लंबा कोड़ा कसकर पकड़ा, उसे जोर से घुमाया और अपने सामने खड़े दुश्मन शी फेयांग को पूरी तरह खत्म करने का इरादा किया। व्हाइट ईगल वू पिंग, सिल्वर ईगल वू शेंग, ग्रीन ईगल वू लियांग, रेड ईगल वू वेई, आयरन ईगल वू लिन और 17 अन्य लोगों ने अपने हथियार जोर से चलाए, जैसे जानवरों का झुंड आगे बढ़ रहा हो और शी फेयांग और उनकी पीठ पर बैठे मास्टर युआची की ओर झपट रहे हों। एक पल में हथियारों की एक घनी लाइन ने मूसलाधार बारिश की तरह हमला किया। तलवारों और कृपाणों की चमक और युद्ध के नारों की आवाज ने कानों को बहरा कर दिया, जिससे पूरा स्नो ईगल कैसल कांप उठा। शी फेयांग ने 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसमें उन्होंने एक के बाद एक गोल्डन ड्रैगन क्लॉ, रेजिंग सी वेव्स, ओवरटर्निंग रिवर एंड सीज, थंडरस फोर्स जैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। हर मूव जबरदस्त था, सेबर बिजली की तरह चमक रहा था। हर वार में 1000 टन की ताकत होती थी, जो अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को काट सकती थी। उनकी सेबर टेक्निक स्पीड और पावर का एकदम सही मिक्स थी। इस बीच 17 ईगल्स के हथियार के झटके एक भयंकर तूफान की तरह थे, जो कृपाण तकनीक का एक अलग स्टाइल दिखा रहे थे।
उन्होंने टीमवर्क और लगातार हमलों पर ज्यादा ध्यान दिया। हर कृपाण तूफान में एक ब्लेड की तरह था। बेरहमी से हवा को चीरते हुए शी फेयांग और मास्टर युआची पर एक के बाद एक भयंकर हमले किए। खटखट खटखट। कुछ ही देर में कृपाण, भाले, तलवारें, हालबर्ड, कुल्हाड़ी, हथौड़े, चाबुक और हुक जैसे अलग अलग हथियार जोरदार तरीके से टकराए। हथियारों की हर टक्कर से हवा में गूंजने वाली एक साफ और अच्छी आवाज पैदा होती थी। शी फेयांग की 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक में गहरी अंदरूनी ताकत और हर बार में बेहतरीन सेबर टेक्निक थी। उसका गोल्डन ड्रैगन क्लॉ सेबर की लाइट एक गोल्डन ड्रैगन की तरह घूमती थी, जिससे जबरदस्त पावर पैदा होती थी, जैसे सच में एक गोल्डन ड्रैगन आसमान में उड़ रहा हो और उसे देखने वाले सभी को डरा रहा हो। जबकि उनकी रेजिंग सी वेव्स ने दिखाया कि सेबर का मोमेंटम उतना ही तेज और अजय था जितना कि उग्र समुद्र, मानो सच में आंखों के सामने एक सागर हिल रहा हो जो बहुत ज्यादा ताकत और दबाव का एहसास करा रहा था। इसके बाद शी फेयांग ने अपनी कृपाण को नदियों और समुद्रों को पलटना और थंडरस फोर्स जैसे मूव्स में घुमाया, जिससे कृपाण टेक्निक की पावर और स्पीड और भी ज्यादा बढ़ गई। हर बार ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों और नदियों को चीर सकता है और देखने वाले सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए। 17 ईगल के हथियार जैसे कृपाण, भाले, तलवारें, हालबर्ड, कुल्हाड़ी, हथौड़े, चाबुक, हुक बहती नदी की तरह लगातार बह रहे थे। उनके हमले एकदम सही तालमेल में थे, जिसमें उन्होंने मिलकर शी फेयांग और मास्टर युआची पर उनकी पीठ पर हमला किया। उनके हमले एक भयंकर तूफान की तरह थे, जिसमें शामिल सभी लोग डूब गए। शी फेयांग और मास्टर युआची ने खुद को कृपाण और तलवार की परछाइयों के समुद्र के बीच पाया। भयंकर लड़ाई के जोश में मास्टर युआची ने शी फेयांग से तुरंत कहा, छोड़ो और अपनी हथेली खोलो। उन्होंने शी फेयांग में बढ़ती और उमड़ती हुई अंदरूनी ताकत को अच्छी तरह महसूस किया, यह समझते हुए कि अगर हथेली की ताकत और कृपाण तकनीक को अच्छे से मिला दिया जाए तो दुश्मनों को आसानी से हराया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के शी फेयांग ने मास्टर के निर्देश का पालन किया और जल्दी से मास्टर युआची को गले लगा लिया। मास्टर युआची ने दोनों हाथों से शी फेयांग की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। शी फेयांग ने बिना देर किए तथागत दिव्य हथेली से शुभ प्रकाश निकलता है मूव किया। तुरंत शी फेयांग की हथेली की ताकत एक ब्लेड की तरह तेज हो गई। जबरदस्त मोमेंटम, असली ब्लेड नहीं, फिर भी किसी भी दिव्य हथियार से बेहतर। उसने तुरंत 17 चीलों को चकाचौंध कर दिया, जिससे उनके लिए सामना करना मुश्किल हो गया। उसी समय शी फेयांग ने अपने दाहिने हाथ से म्यांमार सेबर को कसकर पकड़ लिया और 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक की सबसे अच्छी टेक्निक हेवन एंड अर्थ एंड्योर टुगेदर को अच्छे से किया। खटखट खटखट। कई कान फाड़ देने वाली धमाकेदार आवाजों के बीच शी फेयांग और वू होंग के रूप एक दूसरे से टकराए, तलवार और चाबुक टकराए, चिंगारियां उड़ी। उसी पल पूरा स्नो ईगल कैसल हिल गया। उनकी टेक्निक हवा में टकराई, जिससे तेज आग निकली। मास्टर युआची के गाइडेंस से शी फेयांग की अंदर की ताकत आसानी से मैनेज हो गई, जो लहरों की तरह बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा ड्रैगन उसके अंदर घूम रहा हो। उसकी हथेली की ताकत और सेबर टेक्निक बिना किसी गलती के मिल गई, जिससे मार्शल आर्ट्स का एक बेहतरीन लेवल दिखा। चैप्टर 3 से 100 जीत सेबर किंग पार्ट 3। मास्टर युआची की आंखें तारीफ से चमक उठीं। वह जानता था कि शी फेयांग की मार्शल आर्ट की कला एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, जो हीरो के लिए भी जलन का कारण बन सकती है। वू होंग ने शी फेयांग के भयंकर हमले का सामना तूफान की तरह किया और पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया। उनकी नजर स्थिर थी, मानो वह सबको बता रहे हों कि चाहे विरोधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह आसानी से हार नहीं मानेंगे। उसके हाथ में लंबा चाबुक फुर्तीले सांप की तरह हिल रहा था। हर झटके के साथ हवा में चीरने की तेज आवाज आ रही थी। अपने टेंशन भरे और जोरदार मुकाबले में दोनों लगातार अपनी चालें बदलते रहे, कभी पहाड़ से उतरते हुए बाघ की तरह तेज तो कभी समुद्र में उछलते हुए ड्रैगन की तरह शानदार। जोरदार टक्कर के बीच शी फेयांग और वू होंग की मूर्तियां एक दूसरे से टकरा गईं और कृपाण और चाबुक टकरा गए, जिससे जोरदार चिंगारी निकली और लड़ाई का सीन बहुत ज्यादा भयंकर हो गया। इस बार शी फेयांग के साथ जबरदस्त लड़ाई के दौरान वू होंग के हाथ में हुक वाला चाबुक शी फेयांग के म्यांमार सेबर से बड़ी चालाकी से हट गया और अपने असली रास्ते से भटक गया। नतीजतन हुक वाला चाबुक गलती से वू होंग के नेतृत्व वाले 19 ईगल्स की गर्दन पर लग गया। तेज हुक 19 ईगल्स के गले में गहराई तक घुस गया। खींचने से उसकी गर्दन फट गई और खून बहने लगा। चुपचाप दर्द में 19 ईगल्स जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत मर गया। इस बीच 18वें ईगल को दुर्भाग्य से शी फेयांग की हथेली से जोर से चोट लगी, जिससे उसकी जाइगोमैटिक हड्डी टूट गई। दर्द से उसने अपना सिर झुका लिया, उसके शरीर का बैलेंस बिगड़ गया और वह जमीन पर गिर गया। एक अजीब दर्दनाक चीख के साथ 18वें ईगल ने अपने मुंह से खून थूका और मर गया। शी फेयांग के जोरदार हाथ के जोर से 17वें ईगल के डबल हथौड़े अपने असली रास्ते से भटक गए और 16वें ईगल के कंधों पर तिरछे लगे। जबरदस्त जोर ने 16वें ईगल के कंधों को एक पल में कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। 14वें ईगल और 15वें ईगल के ब्लेड और हालबर्ड शी फेयांग के हथेली के जोर से हिलकर टकरा गए, जिससे अनगिनत चिंगारियां निकलीं। दोनों को अपने बाघ जैसे मुंह में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और जोरदार टक्कर से उनके हाथ सुन्न हो गए। वे खुद को संभालने की कोशिश में कई कदम पीछे हटे, लेकिन आखिर में बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े और माहौल में अफरा तफरी मच गई।
इसके तुरंत बाद शी फेयांग ने अपनी तेज धार वाली तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसका शरीर हवा की तरह तेजी से चलने लगा। उन्होंने अपनी 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक से शानदार मूव इटर्नल विद हेवन एक बार फिर किया। उस पल उसकी ब्लेड की रोशनी रात के आसमान में एक उल्कापिंड की तरह फैल गई, जिसे रोका नहीं जा सकता था, मानो वह आसमान और धरती की सीमाओं को चीरकर निकल जाएगी। इसके साथ ही उनकी बाईं हथेली से तथागत दिव्य हथेली से एक मूव निकला, जिसे बुद्ध का पवित्र दीपक कहा जाता है। इस पल शी फेयांग का रूप अलौकिक और मायावी हो गया, मानो ब्रह्मांड में मिल रहा हो आध्यात्मिक क्यूई उमड़ रहा हो, जिससे उसे समझना मुश्किल हो गया। शी फेयांग की हथेली की तकनीक एक सपने जैसी थी, असली और भ्रम के बीच अंतर करना मुश्किल था, आंखों को चौंधिया देने वाली। 15वें ईगल, 14वें ईगल और 17वें ईगल ने अभी कोई रिएक्शन भी नहीं दिया था कि शी फेयांग की हथेली ने उन पर जोर से वार किया। शी फेयांग की हथेली से 15वें ईगल की गर्दन बुरी तरह से कट गई, उसका सिर टूटी डोरी वाली पतंग की तरह उड़ गया, खून के छींटे पड़े और हवा में एक लाल फूल खिल गया। 14वें ईगल की छाती पर शी फेयांग की हथेली से जोर से चोट लगी, उसकी छाती की हड्डी जोर से टूट गई, उसकी छाती की कैविटी तुरंत खराब हो गई। वह पीछे की ओर गिरा, खून थूका और तुरंत मर गया। 17वें ईगल की कमर और पसलियां शी फेयांग की हथेली से टकरा गईं, जिससे उसकी 3 पसलियां टूट गईं और वह जमीन पर एक तरफ गिर पड़ा, दर्द से खून की उल्टी करने लगा और बिना रुके बुरी तरह चिल्लाने लगा। अध्याय 4 से 2, निर्दयी और निर्णायक। शी फेयांग की हरकतें फुर्तीली और लचीली थीं, एक भूत की तरह चमकती हुई ब्लेड और परछाइयों के बीच से आसानी से निकल रही थीं। वू होंग के साथ उनकी लड़ाई में ब्लेड और चाबुक की लगातार टक्कर हो रही थी, जो एक जोशीली सिम्फनी की तरह थी, जिससे दिल हिल रहा था। हालांकि वू होंग ने अपना लंबा चाबुक ड्रैगन की तरह चलाया, लेकिन यह शी फेयांग की जबरदस्त 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक के सामने काफी नहीं लगा। उनके हमले को बेअसर कर दिया गया, जिससे वू पिंग, वू लिन और वू वेई के ब्लेड, तलवार, भाले और कुल्हाड़ी चलाने पर असर पड़ा। कुछ चालों के बाद शी फेयांग ने धीरे धीरे बहुत हिम्मत और समझदारी दिखाई और लड़ाई में अनुभव हासिल किया। कभी कभी वह अपनी तलवार से दुश्मन के जरूरी हिस्सों पर सीधा हमला करता, तो कभी बिना किसी मेहनत के बचाव करता, चमकती तलवारों के बीच अपनी लय ढूंढने लगता। शी फेयांग की हरकतें आसान और ताकतवर थीं, सेबर का हर वार ताकत और खूबसूरती से भरा था। सेबर की टेक्निक जबरदस्त और सटीक थी, जो किसी भी डिफेंस को भेद सकती थी। उसका डिफेंस भी उतना ही बेदाग था, जो किसी भी हमले को झेल सकता था। शी फेयांग के जबरदस्त हमले के बाद वू होंग और उनका बैंड धीरे धीरे शांत हो गया। उनका हमला शांत हो गया और उनका हौसला कम हो गया। फिर शी फेयांग ने अपनी तलवार के हमलों में हथेली की तकनीक जोड़ी, पहाड़ के पार गाय पर वार स्किल का इस्तेमाल किया, कुशलता से अपनी अंदर की ताकत दुश्मन तक पहुंचाई। 13वें ईगल की लाठी को तिरछा कर दिया, 12वें ईगल का सिर चकनाचूर कर दिया, 11वें ईगल को गिरा दिया, 10वें ईगल को पलट दिया और 9वें ईगल की कुल्हाड़ी का हैंडल काट दिया। इसके तुरंत बाद शी फेयांग घूमा और लात मारी, जिससे 8वां ईगल कई झांग दूर उड़ गया। 8वां ईगल टूटी डोरी वाली पतंग की तरह हवा में एक चाप बनाता हुआ जोर से जमीन पर गिरा, उसकी हड्डियां टूट गईं, वह दर्द से चिल्ला रहा था, खून की उल्टी कर रहा था, वाह वाह और मर रहा था। क्रैक, शी फेयांग हवा में उछला और एक जोरदार किक मारी, जिससे 7वें ईगल का जबड़ा जोर से टूट गया और दुश्मन डर गया। गैंग की लड़ाई के बीच शी फेयांग ने वू होंग के साथ भी जमकर मारपीट की। वू होंग के साथ उनके गर्मागरम मुकाबले में दोनों की कृपाण और चाबुक की तकनीकों ने बहुत अच्छा हुनर दिखाया। शी फेयांग की कृपाण तकनीक पहाड़ से उतरते बाघ जैसी थी, शानदार और जिसे रोका न जा सके, हर बार ताकत और पक्के इरादे से भरा, तेज और सटीक, किसी भी रुकावट को काट सकता था और जबरदस्त ताकत का एहसास कराता था। वू होंग ने अपना लंबा चाबुक एक स्पिरिचुअल सांप की तरह लहराया, जो पकड़ में नहीं आता और जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी चाबुक चलाने की तकनीक लचीली और फ्री थी, वे आसानी से चाबुक चला सकते थे और हर बार में चालाकी भरी वेरिएशन होती थी। उसके हाथ में लंबा चाबुक जान से भरा हुआ लग रहा था, कभी रेशम जैसा मुलायम, कभी लोहे जैसा सख्त, जिससे उसके हमले की असली दिशा का अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था। शी फेयांग और वू होंग के सिलहूट स्नो ईगल कैसल में तेजी से घूम रहे थे, जैसे बिजली के दो एक दूसरे को काटते हुए बोल्ट जो आंखों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। उनकी हरकतें बिजली की तरह तेज थीं, हर हमले में ताकत और स्पीड का मेल था। शी फेयांग की कृपाण की रोशनी हवा में वू होंग के चाबुक की परछाई के साथ मिलकर शानदार सीन बना रही थी। झेंग झेंग, उनकी हर टक्कर टेंशन और एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। उनकी लड़ाई देखने और महसूस करने में बहुत मजेदार थी, जिससे कोई भी हैरान रह जाता और दिल तेजी से धड़कने लगता। कृपाण की रोशनी और चाबुक की छाया की हर टक्कर हवा में चिंगारी पैदा करती थी, जिससे देखने वाले बहुत घबरा जाते थे। बूम बूम, इस समय एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। शी फेयांग और वू होंग दोनों का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। शी फेयांग ने अपना म्यांमार सेबर घुमाया, ब्लेड की रोशनी सीधे उसके विरोधी की छाती पर बिजली की तरह लगी। वू होंग भी पीछे नहीं था, उसने लंबा चाबुक चलाया, चाबुक का सिरा एक स्पिरिचुअल सांप की तरह जीभ निकालकर सीधे दुश्मन के गले पर वार कर रहा था। उनके मूव्स जानलेवा इरादे से भरे हुए थे, हर मूव में जानलेवा खतरा छिपा था, जिससे रोंगटे खड़े हो जाते थे। लेकिन इस जरूरी मौके पर शी फेयांग ने तुरंत एक्शन लिया, दुश्मन का लंबा कोड़ा पकड़ा और अपनी तलवार से वार करता रहा। क्रैक,
एक तीखी आवाज आई जब वू होंग को शी फेयांग के ब्लेड ने 2 टुकड़ों में काट दिया। उसके शरीर के दोनों हिस्से अलग हो गए, खून हर तरफ फैल गया। खून से सना शी फेयांग और मास्टर युआची की पीठ खून से लथपथ हो गई। यह दृश्य बहुत ज्यादा चौंकाने वाला था। इस पल समय थम सा गया था, हवा में खून की गंध भरी हुई थी। किले के मालिक, वहां स्नो ईगल कैसल के डाकू दिल टूटा हुआ था, अपने हथियार लहराते हुए शी फेयांग की ओर लहर की तरह बढ़ रहे थे। उसे मारने के इरादे से 18 तरह के हथियारों से उस पर हमला कर रहे थे। शी फेयांग को कोई डर नहीं दिखा। उसने हथियारों के घने ढेर के बीच आसानी से चलने के लिए रहस्यमयी बॉडी टेक्निक डीप कंसीलमेंट ऑफ बॉडी एंड नेम का इस्तेमाल किया, जैसे कोई भूत मायावी। उसने लगातार 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक से अल्टीमेट मूव हेवन एंड अर्थ आर एवरलास्टिंग का इस्तेमाल किया। हर बार तूफान की तरह तेज और भयानक था, जिससे जिंदगी और मौत का फैसला एक पल में हो जाता था। क्रैक की आवाज गूंजती रही। एक पल में दुश्मनों के सिर उड़ गए, टूटे हुए शरीर हवा में बेतहाशा घूमने लगे, कटे हुए हाथ पैर हवा में उड़ गए और फिर नीचे गिर गए। अय्या दर्द भरी चीखें उठती और गिरती रहीं। खून के छींटे पड़ रहे थे, खून की रोशनी चमक रही थी, खून के फूल हवा में एक शानदार डांस की तरह खिल रहे थे। देखते ही देखते एक के बाद एक हमला करने वाले 300 डाकू शी फेयांग की तलवार के नीचे आ गिरे। खून से शी फेयांग और मास्टर युआची के कपड़े का पिछला हिस्सा भीग गया। स्नो ईगल कैसल के बड़े और शानदार हॉल में अभी का नजारा नरक जैसा था, जिसे देखना डरावना था। खून एक नदी में इकट्ठा हो गया, ठंडी मीन पर बह रहा था। टूटे हुए शरीर बिखरे हुए थे, सिर हर जगह बिखरे हुए थे। पूरा नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, मानो कोई धरती पर नर्क में हो। इस अफरातफरी और खून खराबे के बीच सिर्फ शी फेयांग और मास्टर युआची ही दो ऊंचे पहाड़ों की तरह मजबूती से खड़े थे। बाकी ईगल सदस्य और वे बदमाश घबराकर ऐसे भागे जैसे मौत ही उनका पीछा कर रही हो। वे पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए, जंगली खरगोशों से भी ज्यादा तेजी से भागे। सिर्फ इस खूनी जगह से भागकर ही वे अपनी जान बचा सकते थे। पूरा हॉल खून की तेज गंध से भर गया था। जमीन लाशों और कटे हुए अंगों से अटी पड़ी थी, जैसे नरक हो। हवा में मौत की खूनी बदबू भरी हुई थी, दम घुट रहा था। हर सांस में मौत की गंध आ रही थी। पूरा हॉल एक बड़ी कब्र जैसा लग रहा था, जो निराशा और डर से भरा हुआ था। इसके तुरंत बाद शी फेयांग ने तेजी और सफाई से अपनी तलवार म्यान में डाल ली। फिर उसने अपने सीने से बहुत कीमती तियानशान स्नो लोटस वाटर की एक बोतल निकाली और मास्टर युआची के घावों को ध्यान से साफ किया। तियानशान स्नो लोटस वाटर की यह बोतल न सिर्फ कीमती थी, बल्कि इसमें जादुई हीलिंग गुण भी थे, जो दर्द को जल्दी कम करते थे और घाव भरने में मदद करते थे। इसके बाद उसने शाओलिन मंदिर का खजाना लेसर रिटर्निंग पिल निकाला और मास्टर युआची को खाने के लिए दे दिया। यह लेसर रिटर्निंग पिल शाओलिन मंदिर का एक सीक्रेट अमृत था, जिसमें क्यूई बढ़ाने और खून को पोषण देने का जबरदस्त असर था, और यह जल्दी से ताकत और जान वापस ला सकता था। इसी समय 30 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी लियू दायो और उसकी 17 साल की जवान और खूबसूरत बहन लियू गुई हुआ बहादुर योद्धाओं के एक ग्रुप को लीड करते हुए, जिनमें से हर एक के हाथ में अलग अलग हथियार थे, तेजी से हॉल में दाखिल हुए। अध्याय 5 से 3 स्वर्ग से मिला मौका। लियू दायो का शरीर बहुत मजबूत था, एक कभी न टूटने वाली बड़ी चट्टान की तरह, जिससे लोगों को माउंट ताई जैसा स्थिर होने का एहसास होता था। इसके उलट लियू गुई हुआ पतली थी, उसके चेहरे पर नाजुक नैनंश थे और उसके पूरे शरीर से जवानी की जान झलक रही थी। भाई बहनों ने चिंता से मास्टर युआची से पूछा, मास्टर अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपकी चोट कैसी है? मास्टर युआची हल्के से मुस्कुराए और आसानी से जवाब दिया, यह कोई सीरियस बात नहीं है। मैं पहले ही बूढ़ा हो चुका हूँ, 1 सदी जी चुका हूँ, और अगर मैं अभी चला भी जाऊं तो मुझे जिंदगी में कोई अफसोस नहीं होगा। उनके लहजे में खुलापन और शांति दिख रही थी, क्योंकि वे बहुत पहले ही जिंदगी और मौत को लेकर बेपरवाह हो गए थे। फिर मास्टर युआची ने उत्सुकता से लियू दायो से पूछा, अरे वैसे आप इस युवा हीरो को कैसे जानते हैं? आपने तलवारबाजी के इतने माहिर युवा मास्टर को मेरी मदद करने और मुझे बचाने के लिए कैसे बुलाया? यह साफ था कि मास्टर युआची शी फेयांग की बहुत तारीफ करते थे और उनके बारे में जानने को भी उतने ही उत्सुक थे, क्योंकि सिर्फ 18 साल की उम्र में ही शी फेयांग के पास इतनी गहरी अंदरूनी शक्ति और शानदार तलवारबाजी थी। यह सच में तारीफ के काबिल था। मास्टर युआची, जिन्होंने दुनिया भर में यात्रा की थी, अनगिनत लोगों से मिले थे, लेकिन यह उनके जीवन में पहली बार था जब उन्होंने किसी ऐसे युवा को देखा था जिसमें इतनी बेहतरीन प्रतिभा थी। लियू दायो ने अपनी तलवार म्यान में रखी और धीरे धीरे अपना टाइगर फर कोट उतार दिया। धीरे से उसने मास्टर युआची के शरीर पर कोट ढक दिया। फिर लियू दायो मास्टर युआची के सामने घुटनों के बल बैठे और आदर से समझाया, शिष्य इस युवा हीरो को बहुत कम समय से जानते हैं, सिर्फ 2 घंटे से। इस युवा हीरो का नाम शी फेयांग है, उसका दिल बहादुर है और वह न्याय के लिए लड़ने में विश्वास रखता है। जब भी सड़क पर उसे अन्याय का सामना करना पड़ता है, यंग हीरो शी हमेशा बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो जाता है और निडर हिम्मत और पक्के विश्वास के साथ अपना हीरो वाला स्वभाव दिखाता है। यंग हीरो शी की मार्शल आर्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं और उनकी तलवारबाजी भी कमाल की है, जो तारीफ के काबिल है। उनकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी है, स्ट्रेटेजी से भरी है, जिससे लोगों का सम्मान मिलता है।
2 घंटे पहले मैं खुशकिस्मत था कि मुझे यंग हिरोशी का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और स्नो ईगल कैसल के विलेन के साथ बर्फ में 2 जबरदस्त लड़ाइयों में हिस्सा लिया। उन खूनी लड़ाइयों में मैं दुश्मन को मार सका और चोरों को हरा सका और जीत हासिल कर सका। यह सब यंग हिरोशी की बनाई हुई शानदार स्ट्रेटेजी की वजह से था। यह यंग हिरोशी की समझदारी और टैक्टिक्स की वजह से ही था कि मैं यह काम इतनी आसानी से पूरा कर पाया। लियू गुइहुआ की प्यारी आंखें, जो उसके मन की बात बता रही थीं, सुंदर और सीधे सादे शी फेयांग को प्यार से देख रही थीं। उसकी आंखें कोमल स्नेह से भरी थीं, जो चुपचाप उसकी गहरी भावनाओं को व्यक्त कर रही थीं। वह शी फेयांग को लगातार घूरती रही। उसे डर था कि कहीं उसकी कोई भी छोटी सी हरकत छूट न जाए। शी फेयांग पर उसकी हर नजर कभी न खत्म होने वाली चाहत और इच्छा से भरी होती थी। 2 घंटे के छोटे से समय में ही लियू गुइहुआ का दिल शी फेयांग के प्यार में पड़ गया था। उसकी भावनाएं उसके दिल में बीज की तरह जड़ जमा चुकी थीं और उग आई थीं, इतनी गहरी कि वह खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही थी। इस समय लियू गुइहुआ का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे, जैसे शी फेयांग की मौजूदगी से पूरी दुनिया चकाचौंध हो गई हो। उसकी आंखें भविष्य के लिए उम्मीद से भरी थीं। उसका दिल खुशी और मिठास से भर गया था। शी फेयांग से सिर्फ आधे घंटे के लिए अलग होने के बाद लियू गुइहुआ का दिल पहले से ही उसके लिए कभी न खत्म होने वाली चाहत से भर गया था। ओह, मास्टर युआची ने ये शब्द सुनकर धीरे से कहा। इसके बाद मास्टर युआची ने शी फेयांग की तरफ प्यार से देखा और धीमी आवाज में पूछा, युवा दानी, आप कहाँ से हैं? आप किस स्कूल या संप्रदाय से हैं? क्या आप मेरे शिष्य के रूप में मेरे साथ जुड़ना चाहेंगे? मैं पहले से ही बूढ़ा हो चुका हूं और बदकिस्मती से मुझे यह मुसीबत झेलनी पड़ी, जिससे मेरी सारी ताकत लगभग चली गई। हालांकि मेरे पास अभी भी खजाने हैं। मैंने यिजिन इनर पावर हार्ट मेथड, तथागत डिवाइन पाम और डिवाइन ड्रैगन क्लॉ, 3 मार्शल आर्ट स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। सच कहूं तो लियू दायो में टैलेंट की कमी है और आखिरकार वह मेरी सीख को पूरी तरह से अपना नहीं सकता। मुझे सच में चिंता है कि ये 3 मार्शल आर्ट स्किल्स कहीं खो न जाएं। यह सुनकर शी फेयांग तुरंत मास्टर युआची के सामने सम्मान से घुटनों के बल बैठ गए और विनम्रता से कहा, मास्टर, कृपया अपने शिष्य से 3 बार प्रणाम स्वीकार करें। यह कहने के बाद उन्होंने मास्टर युआची को कई बार प्रणाम किया और इस तरह अप्रेंटिसशिप की रस्म पूरी की। क्योंकि पहले शी फेयांग के पास मार्शल आर्ट स्किल्स स्वर्ग से मिले एक सिस्टम की वजह से थी, जिसे डिवाइन ड्रैगन पैगोडा सिस्टम कहते हैं। लेकिन मार्शल आर्ट की दुनिया में लगातार आगे बढ़ने और जियांगू में अपना नाम बनाने के लिए उन्हें अभी भी एक जाने-माने टीचर से गाइडेंस की जरूरत थी। सीखना कभी खत्म नहीं होता। अब 100 साल के साधु से मिलने का मौका, जो अपनी अनोखी स्किल्स के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं और जो उन्हें अपना शिष्य बनाने के लिए भी तैयार हैं, क्या यह एक और स्वर्ग से मिला मौका नहीं है? लेकिन यह सब कैसे हुआ? कुछ देर पहले जब शी फेयांग बहादुरी से मास्टर युआची को बचा रहे थे, तो मास्टर युआची ने अचानक शी फेयांग को मेरा शिष्य कहा, जो एक हैरान करने वाला सीन था। सच तो यह है कि जब शी फेयांग ने बिना डरे और बहादुरी से मास्टर युआची को बचाया, तो मास्टर ने शी फेयांग को एक खास तरह से मेरा शिष्य कहकर अपना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने का फैसला किया। मार्शल आर्ट्स में मास्टर युआची जैसे मशहूर साधु के लिए इस तरह का संबोधन बहुत कम होता था। फिर भी उन्होंने शी फेयांग के लिए इसका इस्तेमाल करने में संकोच नहीं किया। इसके अलावा मास्टर युआची ने शी फेयांग के असाधारण टैलेंट को भी पहचाना। वह नेचुरली टैलेंटेड है और मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के लिए एक बेहतरीन कैंडिडेट है। शी फेयांग न सिर्फ बहुत टैलेंटेड हैं, बल्कि उनमें नेकी का ऑरा, तेज आंखें और जोश भी है और वे पक्के इरादे से काम करते हैं, जो उन्हें मास्टर युआची की शिक्षाएं लेने के लिए एक आइडियल कैंडिडेट बनाता है। मास्टर युआची अपनी जबरदस्त समझ से शी फेयांग की काबिलियत और खूबियों को पहचान पाए, इसलिए उन्हें उनसे बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन यह शी फेयांग असल में कहां से आया? वह असल में किस संप्रदाय से थे? इन सवालों के जवाब शुरू से ही डिटेल में देने की जरूरत थी, ताकि धीरे धीरे उसके पीछे के राज सामने आ सकें। शी फेयांग अपने भीतर कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए था और इन रहस्यों के सुलझने से मार्शल आर्ट्स की एक मशहूर कहानी सामने आ सकती है। कुछ घंटे पहले लियाओडोंग क्षेत्र बहुत ज्यादा जंगलों और बर्फ के मैदानों से ढका हुआ था। इस बड़ी जमीन पर बहुत ज्यादा बर्फ थी। कुछ इलाकों में तो बर्फ की गहराई कुछ मीटर तक थी। पूरी दुनिया शुद्ध और बेदाग मखमल की एक परत से ढकी हुई लग रही थी, जो एक खास शांति और रहस्य दिखा रही थी। सूरज की रोशनी हल्के बादलों से होकर बर्फ पर पड़ रही थी, जिससे एक चमकदार चमक आ रही थी, जिससे यह बर्फ का मैदान एक शानदार क्रिस्टल की दुनिया की तरह चमक रहा था। बर्फ के इस बड़े फैलाव में एक अकेला नौजवान खड़ा था। यह नौजवान हट्टा कट्टा था, 8 फीट लंबा था। उसका चेहरा सुंदर और जेड जैसा था और व्यवहार भी अच्छा था। वह 18 साल का शी फेयांग था, एक नया आदमी जो अभी अभी इस युग में आया था। इस दुनिया में आने पर शी फेयांग ने खुद को बर्फ और बर्फ से ढके माहौल में पाया और तुरंत कंफ्यूज और हैरान महसूस करने लगे। उसे बहुत शक था, उसके बाल अचानक क्यों बिखर गए और उसने लंबा चोगा क्यों पहना हुआ था। यह कौन सा साल और जमाना था? वह मन ही मन कह उठा, हे भगवान, क्या मैं अभी अपनी कैंपस ब्यूटी गर्लफ्रेंड के साथ एक मीठे सपने में नहीं था? क्या ऐसा हो सकता है कि अभी अभी मैं बहुत ज्यादा जोश में था, इसलिए थकान से जल्दी सो गया और इस सपनों की दुनिया में आ गया?
ओह रुको, नहीं, यह सपना नहीं बल्कि हकीकत है। फिर भी मैं अचानक इस अजीब और रहस्यमय जगह पर कैसे पहुंच गया? बर्फ में खड़े होकर शी फेयांग उलझन और घबराहट से भर गया। उसने चारों ओर देखा, उसे सिर्फ एक बड़ा सफेद बर्फ का मैदान दिखाई दिया, जहां उसके अलावा किसी और का कोई निशान नहीं था। इससे शी फेयांग सोचने लगा कि क्या यह सपना था या हकीकत। वह उस दुनिया में कैसे लौट सकता था जहां वह पहले था। चैप्टर 6 से 4, निराशा में जिंदा रहने का एक मौका। साफ बर्फ के मैदान के बैकग्राउंड में आसपास के ऊंचे चीड़ और सरू के पेड़ बहुत सीधे खड़े दिख रहे थे, जिनकी डालियों से क्रिस्टल क्लियर बर्फ के टुकड़े लटक रहे थे, मानो उन पर चांदी के कवच की एक परत सजी हो और वे धूप में चमक रहे थे। यह बर्फीली दुनिया किसी परिकथा के सीन जैसी लग रही थी, बहुत खूबसूरत, मानो हर डिटेल को बहुत ध्यान से तराशा गया हो और हर कोना रहस्य और कल्पना से भरा हो। फिर भी इस बर्फ से ढकी दुनिया में, जहां हजारों पहाड़ों पर कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता और अनगिनत रास्तों पर एक भी इंसानी निशान नहीं दिखता, खामोशी और अकेलापन आपस में गुंथे हुए हैं और सफेद बर्फ ने जिंदगी के सभी निशानों को ढक लिया है, जैसे पूरी दुनिया नींद में सो गई हो और कभी न खत्म होने वाला खालीपन और वीरानी के अलावा कुछ नहीं बचा। चांदी से ढकी और सफेद रंग में लिपटी इस दुनिया में समय रुक सा गया था, सारी आवाजें मोटी बर्फ में समा गईं और पीछे सिर्फ एक खामोशी रह गई। इस खूबसूरती के पीछे एक दम घुंटने वाली बेपरवाही और बेरहमी छिपी थी। कुदरत की ताकत यहाँ बिना किसी रोक-टोक के दिख रही थी, मानो हर घुसपैठिए को चेतावनी दे रही हो कि यह उसका इलाका है और हर जीव को उसके नियमों को मानना होगा। अब इस भूतिया बर्फीली जगह पर कैसे जिंदा रहें? बसे हुए इलाकों तक जाने वाला रास्ता कैसे खोजें? इस मुश्किल से कैसे बचें और मॉडर्न समाज के प्यार में कैसे लौटें? शी फेयांग बर्फ के बीच खड़ा रहा, काफी देर तक सोचता रहा, चारों ओर देखता रहा, उसका दिल उलझन और बेबसी से भर गया। यह बड़ा और बेहिसाब बर्फ का मैदान एक कभी न खत्म होने वाली भूल भुलिया जैसा लग रहा था, जिससे शी फेयांग बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गया। उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसे जल्दी से भागने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो उसे इस मुश्किल बर्फ के मैदान में जिंदा रहने के लिए मुश्किल होगी। उसे इंसानों के पैरों के निशान ढूंढने होंगे, गर्म रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी और ऐसा रास्ता खोजना होगा जो उसे इस माने में फिर से घुलने मिलने में मदद कर सके। गहरी सांस लेते हुए शी फेयांग ने उम्मीद की एक किरण पाने की उम्मीद में सूरज उगने की दिशा में आगे बढ़ने का फैसला किया। इस तरह इस ठंडे बर्फ के मैदान में शी फेयांग मुश्किल से आगे बढ़ा। वह हर कदम पर लड़खड़ा रहा था, हर कदम बहुत भारी लग रहा था। हड्डियों को कंपा देने वाली हवा के बावजूद उसके मन में बस एक ही पक्का इरादा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे इस तेज हवा से बचने के लिए कोई गुफा ढूंढनी है। लेकिन सफेद बर्फ के बड़े फैलाव से घिरे होने पर गर्मी के लिए गुफा कहाँ मिल सकती थी? और वहां गुफा कहाँ थी? वहां खाना कहाँ था? अफसोस, शायद वह यहीं ठंड से मर जाता। अफसोस, अनजाने में ही रात हो गई थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अचानक एक उल्का जैसी रोशनी घने अंधेरे रात के आसमान में तेजी से चमकी और अपने रास्ते में एक खूबसूरत आर्क बना दिया। शी फेयांग ने एक अजीब सी आवाज सुनी और अनजाने में आसमान की तरफ देखा। बूम! अचानक उल्का जैसी रोशनी अचानक नीचे गिरी और शी फेयांग के ठीक निशाने पर लगी। तुरंत ही शी फेयांग की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया, उसे चक्कर आने लगा और फिर वह बेहोश हो गया। बेहोशी के बीच उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। यह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी और उसे अजीब सी बेचैनी से भर रही थी। हालांकि शी फेयांग अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। हैरानी की हालत में शी फेयांग को अचानक एक अजीब सी हलचल महसूस हुई, जैसे कोई नरम चीज उसे ढक रही हो। उसके दिमाग में अपने आप एक सीन बनने लगा, जैसे वह अपनी खूबसूरत कैंपस फ्लावर गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक पल बिता रहा हो। बिना सोचे समझे शी फेयांग ने उस आदमी को पलट दिया और तेजी से चढ़ गया, जैसे किसी घोड़े पर आजादी से दौड़ रहा हो। इस समय समय धुंधला सा लग रहा था। शी फेयांग उस अद्भुत एहसास में पूरी तरह डूबा हुआ था, खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा था। बहुत देर बाद अचानक उस आदमी ने तेज सांसें लीं और आवाज में थोड़ी गुजारिश थी, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं सनफ्लावर सेंटेस हूँ, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। सिर्फ एक नशे की वजह से आपने मुझे 7 बार बुरी तरह परेशान किया है। अफसोस। ये शब्द सुनकर शी फेयांग पूरी तरह चौंक गया, जैसे बिजली गिर गई हो और वह तुरंत बेहोश हो गया। उस व्यक्ति ने हल्के से अपनी तरफ इशारा किया और दीवार पर लगी मोमबत्ती की रोशनी तुरंत जल उठी। शी फेयांग हैरानी से उठकर बैठ गया। वह व्यक्ति भी उठकर बैठ गया। शी फेयांग ने उस इंसान का चेहरा ध्यान से देखा तो उसकी स्किन बर्फ जैसी, उसकी आईब्रो पेंटिंग जैसी, उसके होंठ चेरी रेड और उसका आकर्षक चेहरा गुलाबी ब्लश से सजा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखों से कोमल भावनाएं झलक रही थीं, गाल लाल थे जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक लग रहे थे। हैरानी से शी फेयांग ने अपने बगल में बैठी औरत को घूरते हुए हकलाते हुए कहा, तुम क्या तुम सनफ्लावर सेंटेस हो? स्वर्ग से? यह कहाँ है? हम मैं पता चला कि जो चीज गिरी थी और शी फेयांग पर लगी थी, जिससे वह बेहोश हो गया था, वह सच में एक खूबसूरत औरत थी। सनफ्लावर सेंटेस तेजी से बिस्तर से उठी, नीचे झुककर जमीन पर पड़ी फीनिक्स रंग की परी जैसी स्कर्ट उठाई और फिर से कपड़े पहनने लगी। उसने शी फेयांग पर तीखी नजर डाली।
लेकिन एक पल में उसकी नजरें नरम पड़ गईं और धीरे से कहा, तुम जवान आदमी सुंदर हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है जिसकी मैं बहुत तारीफ करती हूँ। लेकिन अमरलोक और मौत की दुनिया में फर्क होता है। यह सब बस एक धोखा है। मैं हमारी मुलाकात के लिए शुक्रगुजार हूँ, तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं तुम्हें एक दिव्य ड्रैगन पगोडा दूंगी। दिव्य ड्रैगन पगोडा के स्क्रिप्चर पवेलियन में तुम बेमिसाल मार्शल आर्ट सीखोगे और इन स्किल्स से तुम जंगल, समुद्र और बर्फ के मैदान में घूम सकते हो और बाहरी दुनिया के अनगिनत रहस्यों को खोज सकते हो। शी फेयांग के दिल में गहरी उलझन और हैरानी की भावना जाग रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा अनोखा अनुभव मिलेगा जैसे यह सब उसकी किस्मत में पहले से ही लिखा हो। सनफ्लावर सेंटेस के आने से उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी पुरानी और रहस्यमयी कहानी के अंदर हो जो बहुत ज्यादा हैरानी से भरी हो। शी फेयांग ने अपने सामने उस बेमिसाल खूबसूरती को देखा। सूरजमुखी की संत का चेहरा स्वर्ग और पृथ्वी का सार समेटे हुए लग रहा था, जो शब्दों से परे बहुत ही शानदार था। शी फेयांग का दिल उसके लिए तारीफ और शुक्रगुजारी से भर गया, जैसे उसकी मौजूदगी में उसकी सारी चिंताएं और पहेलियां बेकार थीं। सनफ्लावर सेंटेस शी फेयांग के विचारों को समझती हुई लग रही थी। मुस्कुराहट के साथ उसकी आंखों में बहुत ज्यादा नरमी और समझदारी दिख रही थी। फिर उसने धीरे से दिलासा दिया, डरो मत, यह सब किस्मत में लिखा है। हमारा मिलना किस्मत का फैसला हो सकता है। अब तुम्हें बस शांति से मेरा तोहफा स्वीकार करना है, मेहनत से साधना करनी है और तुम भविष्य में बड़े काम करोगे। सूरजमुखी संत की बातें सुनकर शी फेयांग का दिल धीरे धीरे शांत हो गया। वह जानता था कि यह सिर्फ एक आम मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सफर था जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया, सनफ्लावर सेंटेस की उम्मीदों को निराश नहीं करने का, मेहनत से खेती करने का, भविष्य में कामयाबी पाने की उम्मीद करते हुए इस अनोखे अनुभव को बर्बाद न करने का। अध्याय 7 से 5 दिव्य ड्रैगन पैगोडा। शी फेयांग को लगा कि उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई है मानो वह उसकी छाती से बाहर निकल आएगी। इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने की कोशिश की। सनफ्लावर सेंटेस के बोलने के बाद उसने अपनी पतली और सुंदर उंगली से अंगूठी उतार ली। उसने धीरे से यह अंगूठी शी फेयांग की बाईं बीच वाली उंगली में पहना दी, जो अभी भी सदमे में था। अंगूठी चांदी की रोशनी से चमक रही थी, जिस पर एक दिव्य ड्रैगन पगोडा बारीकी से उकेरा गया था। अगर ध्यान से न देखा जाए तो दिव्य ड्रैगन पगोडा के होने का पता लगाना लगभग नामुमकिन था। ठीक इसी समय शी फेयांग को पगोडा के अंदर मौजूद शक्तिशाली शक्ति का साफ एहसास हो गया। उसका दिल भविष्य के लिए उम्मीद और चाहत से भरा हुआ था, जैसे कि उसने पहले से ही उस नई जिंदगी को देख लिया हो जिसे वह अपनाने वाला था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस पल से उसकी किस्मत पूरी तरह बदल जाएगी। यह अंगूठी सिर्फ एक सजावट नहीं थी, बल्कि उनके जीवन में आए एक अहम मोड़ का प्रतीक थी। यह सिर्फ एक अंगूठी नहीं थी, यह एक बड़ा मिशन था, एक नई जिंदगी थी। उन्हें सिर्फ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ही नहीं, बल्कि दिमाग की ट्रेनिंग का भी सामना करना था। इसके बाद सनफ्लावर सेंटेस ने शान से मुड़कर शी फेयांग का सामना किया। उसकी गहरी नजर हर चीज में घुसती हुई लग रही थी, वह शी फेयांग को घूर रही थी। सनफ्लावर सेंटेस की आवाज में एक रहस्य और गंभीरता थी, उसकी आवाज धीमी और जादुई शक्ति से भरी हुई थी जब उसने कहा, अब से आपको रहस्यमयी दिव्य ड्रैगन पगोडा में तुरंत प्रवेश करने के लिए बस अपनी बाईं आंख से इस जादुई अंगूठी को धीरे से देखना होगा। और जब आप बाहर निकलना चाहें तो पगोडा से मुक्त होने के लिए अपनी दाईं आंख से देखें। फिर वह बताती रहीं, हर शब्द ज्ञान से भरा हुआ था। दिव्य ड्रैगन पगोडा की गहराई में स्क्रिप्चर पैवेलियन नाम की एक जगह है, जहां अनगिनत मार्शल आर्ट्स के राज रखे हैं, जिसमें अलग अलग इनर पावर, हार्ट मेथड, पाम टेक्निक, ब्लेड टेक्निक और स्वॉर्ड्समैनशिप शामिल हैं। एक शानदार कलेक्शन जो किसी की भी सांस रोक दे। हालांकि मैं आपको सावधान करना चाहती हूँ कि इन अनगिनत मार्शल आर्ट के राजों के बहकावे में न आए, जिससे आपके दिल में लालच पैदा हो। आपको मार्शल आर्ट्स की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ने, दूर दूर तक नाम कमाने और बड़ी कामयाबी हासिल करने के लिए बस एक इनर पावर हार्ट मेथड की प्रैक्टिस करनी होगी, पाम टेक्निक का एक सेट सीखना होगा और ब्लेड टेक्निक का एक सेट सीखना होगा। सनफ्लावर सेंटेस की बातें सुबह की घंटियों और शाम के ढोल की तरह थीं, जो शी फेयांग के दिल पर गहरी चोट कर रही थीं, जिससे उन्हें समझ आ गया कि इस रहस्यमयी पगोडा में असली ताकत कई मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने में नहीं, बल्कि मन की मजबूती और समझदारी से चुनाव करने में है। उसके शब्द साफ झरने की धारा की तरह थे, जो शी फेयांग की आत्मा को पोषण दे रहे थे और उसे मार्शल आर्ट के रास्ते पर और पक्का बना रहे थे। ये शब्द कहने के बाद सनफ्लावर सेंटेस थोड़ा रुकी, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने कहा, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि डिवाइन ड्रैगन पगोडा के अंदर बिताया गया समय बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। जब आप पगोडा के अंदर पूरा 1 साल बिताते हैं तो बाहरी दुनिया में असल में कुछ ही सेकंड गुजरते हैं। अभी बाहरी दुनिया में कड़ाके की सर्दी है और बिना किसी मार्शल आर्ट में माहिर हुए इस ठंडी और बर्फीली दुनिया से निकलना लगभग नामुमकिन काम है। वह थोड़ा मुस्कुराई और बोली, तुमने और मैंने 7 बार साथ में समय बिताया है और तुमने मुझसे सबसे बड़ी ब्लड लाइन पावर ली है। इसलिए अब से तुम चाहे कोई भी इनर पावर, हार्ट मेथड, ब्लेड टेक्निक, स्वॉर्ड्समैनशिप या पाम टेक्निक प्रैक्टिस करो, यह बहुत आसान हो जाएगा, आधी मेहनत में दोगुना रिजल्ट देगा। इस तरह तुम्हारा मार्शल आर्ट्स का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा।
जिससे तुम बहुत तेजी से अलग अलग एडवांस्ड मार्शल आर्ट्स में मास्टर बन सकोगे। अपनी बात खत्म करते ही सनफ्लावर सेंटेस की आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट आ गई। लेकिन चाहे वह शिफेयांग से अलग होने के लिए कितनी भी हिचकिचा रही हो, सनफ्लावर सेंटेस को जाना ही पड़ा, क्योंकि किस्मत को टाला नहीं जा सकता था। इस तरह उसके पैर की उंगलियों के हल्के से छूने से सनफ्लावर सेंटेस का रूप एक सुंदर तितली की तरह हवा में एक सुंदर चाप बनाता हुआ एक पल में गायब हो गया। अंदर सिर्फ शिफेयांग अकेला रह गया था, जो सनफ्लावर सेंटेस की बातों और रहस्यमय अंगूठी से पैदा हुई अनगिनत यादों में डूबा हुआ था। क्योंकि शिफेयांग को अपने सामने मार्शल आर्ट का एक चमकता हुआ रास्ता दिखाई दे रहा था, उसका दिल भविष्य के लिए चाहत और उम्मीद से भरा हुआ था। वह समझ गए कि यह सिर्फ एक नई यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा का बदलाव भी था। उसी पल शिफेयांग को अचानक ज्ञान का अनुभव हुआ। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि वह और सनफ्लावर सेंटेस एक रहस्यमयी और समझ से परे दिव्य ड्रैगन पगोडा के अंदर थे। इस खोज ने उन्हें हैरानी और उत्सुकता से भर दिया, साथ ही उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उन्हें इस अनजान माहौल में जल्दी से ढलना होगा। इसलिए शिफेयांग तेजी से बिस्तर से कूद गया और फुर्ती से अपने कपड़े पहनने लगा। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने दरवाजा खोला और मजबूती से बाहर चला गया। दरवाजे के बाहर दो इज्जतदार और सुंदर नौकरानियों ने आदर से शिफेयांग को सलाम किया और उनका स्वागत किया। युवा मालिक, आपके क्या आदेश हैं? उनकी नजर पानी की तरह साफ थी। वे शानदार कपड़े पहने हुए थे, उनका व्यवहार शानदार और सुंदर था, और उनकी हर हरकत से एक मनमोहक आभा फैल रही थी। उन पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिससे इस रहस्यमयी जगह पर हल्का सा रंग चढ़ रहा था। उनकी मौजूदगी इस रहस्यमयी पगोडा में एक खूबसूरत सीनरी लाइन की तरह लग रही थी, जो किसी को भी रुकने और तारीफ करने पर मजबूर कर देती थी। शिफेयांग एक पल के लिए हैरान हुए, लेकिन जल्द ही उनके दिल में खुशी की एक तेज लहर दौड़ गई, यह सोचकर कि इस तरह वह भूख की समस्या को हल कर सकते हैं। उस समय सबसे जरूरी काम भूख को हल करना और अपनी ताकत वापस पाना था। फिर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए समय का पूरा इस्तेमाल करें ताकि वह जल्द से जल्द पगोडा के बाहर की बर्फीली और हड्डियों को कंपा देने वाली दुनिया से निकल सके। इसके बाद शिफेयांग ने दो इज्जतदार और सुंदर नौकरानियों से रात का खाना तैयार करने को कहा। दोनों खूबसूरत मेट्स ने तुरंत बात मानी और चली गईं। किचन और डाइनिंग रूम के बीच आना जाना करते हुए अलग अलग तरह की स्वादिष्ट डिशेज को ध्यान से बनाने में बहुत ध्यान और फोकस दिया। उनके तरीके बहुत अच्छे थे, हर डिटेल को बहुत अच्छे से हैंडल किया गया था, जिससे यह पक्का हो सके कि हर डिश का स्वाद और विजुअल इफेक्ट सबसे अच्छा आए। इसके बाद शिफेयांग ने चारों ओर देखा और इस जगह के शानदार नज़ारों और अच्छे मौसम का पूरा अनुभव किया। नज़ारा बहुत सुंदर था, झरने नीचे गिर रहे थे, पानी तेजी से बह रहा था और आसपास के पहाड़ों और पानी के साथ घुल मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सुंदर पेंटिंग हो। हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक शानदार हवेली खड़ी थी। इसकी ऊंची दीवारें और ल्यूलिटाइल की सजावट बहुत ज्यादा शानदार लग रही थी, जिससे दौलत और इज्जत का एहसास हो रहा था। थोड़ी दूर पर एक पुराना लकड़ी का घर दिखाई दिया, जिसके साइन बोर्ड पर 3 पुराने शब्द स्क्रिप्चर पैवेलियन खुदे हुए थे, जो हमेशा रहने वाले रहस्य का एहसास करा रहे थे। लकड़ी का घर समय का रखवाला लग रहा था, जो चुपचाप इतिहास के उतार चढ़ाव को बता रहा था। शिफेयांग इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्हें लगा कि यह जगह सच में एक अमर दुनिया है, जिसमें कुदरत की चालाकी भरी रचना और इंसानों की बेहतरीन कारीगरी है। इस तरह शिफेयांग धीरे धीरे लकड़ी के घर की ओर चल पड़ा। उसका दिल उत्सुकता और उम्मीद से भरा हुआ था। वह इसके राज जानने और उन पुरानी किताबों में छिपी जानकारी और रहस्यों को जानने का इरादा रखता था। अध्याय 8 से 6 सर्वोच्च वंश। शिफेयांग बिना किसी हिचकिचाहट के स्क्रिप्चर पैवेलियन में चले गए और धीरे से पुराने और भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया। स्याही की हल्की प्यारी खुशबू ने उनका स्वागत किया, जैसे उनके आने का स्वागत कर रही हो। शिफेयांग ने चारों ओर देखा कि शेल्फ किताबों के बहुत सारे कलेक्शन से भरी हुई हैं। यहाँ मार्शल आर्ट्स की दुनिया के अलग अलग ग्रुप्स के मार्शल आर्ट्स के राज थे, जो चकाचौंध करने वाले और हैरान करने वाले थे। अपने सामने का नजारा देखकर शिफेयांग को गहरा सदमा लगा। इतने रहस्यमयी मार्शल आर्ट के खजाने के बीच होने से उसे बहुत खुशी हुई। शिफेयांग ने इन कीमती मार्शल आर्ट सीक्रेट मैनुअल को ध्यान से देखा, इस उम्मीद में कि वह कोई आसान मार्शल स्किल सीख सके ताकि वह ड्रैगन टावर के बाहर की बर्फीली दुनिया से जल्दी निकल सके। कई मार्शल आर्ट मैनुअल में से शिफेयांग की नजर ब्राइट जेड टेक्निक नाम की एक मार्शल आर्ट सीक्रेट बुक पर गई। ब्राइट जेड टेक्निक यहुआ पैलेस की सबसे पुरानी टेक्निक है, जिसे 9 रेल में बांटा गया है। 6ठे रेल तक पहुंचने पर व्यक्ति को फर्स्ट क्लास एक्सपर्ट्स में रैंक मिलता है। 8वें रेल तक पहुंचने का मतलब है हमेशा जवान रहना, जो व्यक्ति को मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक बेहतरीन हस्ती बनाता है। अगर कोई 9वें दायरे के शिखर तक ट्रेनिंग करता है, तो वह विरोधियों को रोक सकता है और उनकी अंदरूनी ताकत को अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इस टेक्निक को यहुआ पैलेस के एक के बाद एक पैलेस मास्टर्स ने प्रैक्टिस किया है, और यह रहस्यमय पावर वाला एक टॉप नॉच इनर हार्ट मेथड है, जिससे इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। 9वें दायरे में पहुंचने पर प्रैक्टिस करते समय स्किन जेड की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जिसमें पावर रिलीज होने के बजाय अंदर जाती है। इस तरह प्रैक्टिस करने से पावर कम नहीं होती बल्कि बढ़ती है और एक इन्फिनिट स्टेट मिलती है।
उस समय शरीर के अंदर ट्रू क्यूआई एक सक्शन का भंबर बनाता है जो लोहे की तरह किसी भी चीज को अपनी ओर खींचता है। जब पूरी ताकत लगाई जाती है तो व्यक्ति का रूप ज्यादा पारदर्शी हो जाता है, ठंडे कोहरे में सफेद बर्फ जैसा। अगर किसी विरोधी के एक्यू पॉइंट को सील कर दिया जाए तो ट्रू क्यूआई का ठंडा इरादा दिल में घुस सकता है, जिससे शरीर जम सकता है। इसके अलावा इस तकनीक का रहस्यमय पहलू यह है कि साधक ज्यादा जवान और सुंदर होता जाता है और हमेशा जवानी बनाए रखता है। शी फेयांग हमेशा जवानी शब्द से बहुत प्रभावित हुए, खासकर यह देखने के बाद कि इस तकनीक के सफल साधक दुश्मनों के साथ लड़ाई के दौरान अपनी अंदरूनी ताकत बढ़ाने के लिए विरोधी की मार्शल पावर को सोख सकते हैं। इस तरह शी फेयांग ने ब्राइट जेड टेक्निक की मेहनत से पढ़ाई और प्रैक्टिस शुरू कर दी। सनफ्लावर सेंटेस के निर्देशों का पालन करते हुए शी फेयांग ने लालच में हर चीज के पीछे नहीं भागा, सिर्फ एक अंदरूनी शक्ति को विकसित किया। एक पाम टेक्निक, एक फिस्ट टेक्निक, एक एक्यूपॉइंट सीलिंग टेक्निक, एक ब्लेड टेक्निक और एक ग्रैस्पिंग टेक्निक की प्रैक्टिस की। सनफ्लावर सेंटेस से मिली शानदार विरासत का फायदा उठाते हुए शी फेयांग की ब्राइट जेड टेक्निक की प्रैक्टिस तेजी से आगे बढ़ी और जल्द ही 8वें लोक की कोई नहीं, कोई खुद नहीं, खुद और चीजों दोनों को भूलकर ट्रांसेंडेड इमोशन स्टेट तक पहुंच गया। हालांकि वह कभी भी 9वें दायरे में नहीं पहुंच सका। शी फेयांग के दिल में गहरा दुख और भारी बोझ भर गया, वह कंफ्यूज्ड और बेबस महसूस कर रहा था। अगर वह ब्राइट जेड टेक्निक के सबसे ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंच सकता तो फिर उसकी दिन ब दिन साल दर साल की कड़ी साधना का क्या मतलब है? क्या यह सब सिर्फ स्किन केयर और ब्यूटी की तरह हमेशा के लिए 18 साल की उम्र में जवान दिखने के लिए है? एक आदमी के तौर पर क्या दुनिया में खड़े होने का मतलब सिर्फ इस जवानी को बनाए रखना है? नहीं, असाधारण उपलब्धियां हासिल करना साफ तौर पर ज्यादा जरूरी है। अपने दिल में शी फेयांग को एक ऐसा एहसास हुआ जिसे बताया नहीं जा सकता था। उसके दिल पर एक अनदेखी परछाई छा गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी न खत्म होने वाली भूल भुलिया में फंस गया हो और उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता या उम्मीद नहीं दिख रही हो। बेपसी और कंफ्यूजन की यह भावना शी फेयांग के दिल पर एक भारी पहाड़ की तरह दबाव डाल रही थी, जिससे उसे घुटन महसूस हो रही थी। उसे शक होने लगा कि क्या वह सच में ड्रैगन टावर मैनर के बाहर बर्फीले इलाके से बच पाएगा, क्या वह सच में भविष्य में अपना रास्ता ढूंढ पाएगा। शी फेयांग का दिल उलझनों और संघर्षों से भरा था। वह लगातार खुद से सवाल करता था, क्या यह सिर्फ उन लोगों की तरह जवान दिखने के लिए है जो सुंदरता के पीछे भागते हैं और हमेशा 18 साल की उम्र में ही रहते हैं? एक असली आदमी के तौर पर क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ हमेशा जवान दिखने में है? नहीं, एक सच्चे इंसान के तौर पर असाधारण उपलब्धियां हासिल करना और एक शानदार करियर बनाना ज्यादा जरूरी है। इसी समय एक तमीजदार और सुंदर दिखने वाली नौकरानी कमरे में आई। उसके चेहरे पर हल्की रोशनी उसकी शांत और कोमल मौजूदगी पर जोर दे रही थी। उसने एक सुंदर लंबी ड्रेस पहनी थी जो खिले हुए कमल की तरह शान से चल रही थी। उसने आदर से शी फेयांग से पूछा, यंग मास्टर, डिनर तैयार है। क्या आप यहीं खाना चाहेंगे या ड्रैगन टावर मैनर वापस जाना चाहेंगे? उसकी आवाज नरम और सुखद थी, जैसे वसंत की हवा धीरे धीरे झील को छू रही हो, जिससे कोई तरोताजा और खुश महसूस कर रहा हो। इस पर शी फेयांग थोड़ा मुस्कुराया। उसके दिल में एक गर्माहट भर गई। वह इस खूबसूरत और ध्यान रखने वाली नौकरानी का शुक्रगुजार था और खुश हो गया, और उसने पक्का फैसला किया, मैं यहीं खाना खाऊंगा। जैसी आपकी मर्जी। सुंदर नौकरानी ने आदर से सिर झुकाया, फिर जाने के लिए मुड़ी और शी फेयांग को अकेले शांत घर के अंदर समय बिताने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद शी फेयांग ने ब्राइट जेड टेक्निक किताब एक तरफ रख दी, उठे और बुकशेल्फ की तरफ चले गए और दूसरी मार्शल आर्ट्स मैनुअल देखते रहे, इस उम्मीद में कि कोई ऐसी मैनुअल मिल जाए जिसे साधना आसान हो। अचानक वह ताई जुआन सूत्र की ओर आकर्षित हो गए। इस किताब में एक अनोखी रहस्यमय आभा थी जो दूसरी मार्शल आर्ट मैनुअल से अलग थी, और ऐसा लगता था कि इसमें अनगिनत राज छिपे हैं। इस तरह शी फेयांग ने दूसरी मार्शल आर्ट की किताबें एक तरफ रख दी और ताई जुआन सूत्र पढ़ने पर पूरा ध्यान दिया। उसे अचानक ऐसा लगा जैसे पन्नों पर लिखे शब्द तेज ब्लेड में बदल सकते हैं, और उसके कानों में उसे हथियारों की टक्कर और घोड़ों की गर्जने की आवाज सुनाई दे रही थी। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे किसी युद्ध के मैदान में हों और खुद भयंकर लड़ाइयों का अनुभव कर रहे हों। शी फेयांग का दिल बहुत हैरान हुआ और ताई जुआन सूत्र में उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गई। वह ऐसे पढ़ने लगा जैसे उसे ज्ञान की प्यास हो, और उसे पता चला कि हर वाक्य में तलवारबाजी की कला है। जैसे किसी इंसान को मारने के 10 कदम, सोने के हथौड़े से झाओ को बचाओ। इन वाक्यों से शी फेयांग को तलवारबाजी की शानदार कला का पता चला। हर हरकत साफ दिख रही थी, और बिना रुके 1000 मील का सफर खत्म करने के बाद कपड़े पोंछकर निकल जाना, शरीर और नाम को गहराई से छिपाना, ये सभी बहुत अच्छी हल्की फुल्की टेक्निक का एक सेट लग रहे थे, जिससे शी फेयांग को हवा जितनी तेज स्पीड और बिना किसी निशान वाली बॉडी टेक्निक का एहसास हो रहा था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि हर मार्शल आर्ट की तस्वीरें अपने आप शी फेयांग के मन में उभरने लगीं, जैसे कि अमरता पाने की प्रक्रिया में वह मुश्किलों का अनुभव कर रहा हो। इसके अलावा शी फेयांग अपने शरीर में ट्रू क्यूई का बहाव भी महसूस कर सकता था। ये मार्शल आर्ट्स पहले से ही उसके खून में शामिल हो चुके थे। शी फेयांग मन ही मन हैरान हुआ, यह समझकर कि ताई जुआन सूत्र सिर्फ एक मार्शल आर्ट मैनुअल नहीं था। ऐसा लगता था कि इसमें कोई रहस्यमय शक्ति है।
शी फेयांग के लिए यह सिर्फ मार्शल साधना का सफर ही नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक बपतिस्मा भी था। उन्हें यह भी एहसास हुआ कि पहले ब्राइट जेड टेक्निक की ट्रेनिंग लेने के बाद 8वें दायरे तक उनकी मार्शल आर्ट्स की नींव रखी गई, जिससे आसान से मुश्किल की ओर बढ़ना आसान हो गया। ताई जुआन सूत्र को सीधे करने की कोशिश करना नामुमकिन होता। शी फेयांग ने मन ही मन कहा, थैंक यू ब्राइट जेड टेक्निक। इस तरह उसने ताई जुआन सूत्र के गहरे सिद्धांतों को गहराई से जानने का फैसला किया, ताकि उसमें मौजूद मार्शल आर्ट के सार को समझ सके। वह जानता था कि यह खोज न सिर्फ उसकी अभी की मुश्किल से बचने से जुड़ी है, बल्कि मार्शल आर्ट के सबसे ऊंचे लेवल की खोज से भी जुड़ी है। इस समय सनफ्लावर सेंटेज की आवाज अचानक शी फेयांग के कानों में गूंजी, जैसे समय और जगह से परे एक बार फिर साफ और जोरदार तरीके से उसके कानों में गूंज रही हो, तुम और मैं एक साथ साथ पागलपन से गुजरे हैं, तुमने मेरे शरीर से सबसे बड़ी वंशावली को अपने अंदर समा लिया है। अब से तुम चाहे कोई भी इनर पावर हार्ट मेथड, ब्लेड टेक्निक, स्वॉर्ड्समैनशिप या पाम टेक्निक प्रैक्टिस करो, यह बहुत आसान हो जाएगा। ये शब्द बिजली की तरह थे, जो शी फेयांग के दिल में छाए कोहरे को चीरते हुए उसे साफ साफ देखने और मार्शल आर्ट की ज्यादा सच्चाइयों को समझने में मदद कर रहे थे। चैप्टर 9 से 7 100 जीत सेबर टेक्निक। इससे पहले शी फेयांग अपने अंदर आए बदलावों को लेकर हमेशा हैरान रहता था। हर बार जब वह पुरानी ताई जुआन जिंग खोलता, तो तलवारबाजी, कृपाण की तकनीक और हल्के वजन की तकनीकों की तस्वीरें उसके दिमाग में अपने आप आ जाती, जैसे ये हुनर बहुत पहले से उसकी आत्मा में गहराई से बस गए हों और उसमें मिल गए हों। इसके अलावा उसने पाया कि उसने इन स्किल्स में बहुत तेजी से महारत हासिल कर ली। पहली नजर में ही वह लगभग सीखने की दुनिया में पहुंच गया, जैसे कि यह ज्ञान हमेशा से उसके दिमाग में था, बस जागने का इंतजार कर रहा था। इस बात ने उन्हें तब तक हैरान कर दिया जब तक उन्हें आखिरकार इसका जवाब नहीं मिल गया। पता चला कि ये सारे बदलाव सनफ्लावर सेंटेज के सबसे बड़े वंश में शामिल होने की वजह से हुए थे। इस राज ने एक चाबी की तरह उसके दिल में उलझन का ताला खोल दिया, जिससे उसे अचानक रोशनी दिखाई दी। शी फेयांग किस्मत की इस अनोखी उलझन पर आह भरने से खुद को रोक नहीं सका, जिसने अनजाने में उसे इतनी ज्यादा ताकत दे दी। वह अच्छी तरह जानता था कि अब से मार्शल आर्ट्स की उसकी साधना का रास्ता आसान हो जाएगा और वह पहले की उलझन और उलझन में नहीं फंसेगा। यह सब सनफ्लावर सेंटेज की सुप्रीम ब्लडलाइन पावर की वजह से हुआ। जब भी शी फेयांग मेडिटेशन के लिए अपनी आंखें बंद करते थे, तो उन्हें अपने शरीर में खून का बहाव महसूस होता था, जैसे कोई ताकतवर ताकत उन्हें आगे बढ़ा रही हो और उन्हें एक ऊंचे मार्शल दायरे में ले जा रही हो। शी फेयांग को अच्छी तरह पता था कि इस पल से वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट नहीं रहा, बल्कि सनफ्लावर सेंटेज के सबसे बड़े खानदान का मार्शल आर्ट का टैलेंट बन गया था। उसका भविष्य अनगिनत संभावनाओं से भरा था। वह आसानी से कई गहरी मार्शल आर्ट सीख पाएगा, यहाँ तक कि उन जगहों तक पहुंचने की उम्मीद भी कर सकता था जहां उसके पहले के लोग कभी नहीं पहुंच पाए थे। इन सब बातों ने उसे मार्शल आर्ट के भविष्य के रास्ते के लिए उम्मीद और तड़प से भर दिया। ताई जुआन जिंग, यह क्लासिक डॉक्यूमेंट अपने गहरे और बड़े कंटेंट के लिए मशहूर है। यह न केवल एक मार्शल आर्ट मैनुअल है, बल्कि एक खजाना मैनुअल भी है जो मार्शल आर्ट के सार को दर्शाता है। जो लोग ताई जुआन जिंग की पढ़ाई करते हैं, वे दुनिया की सभी मार्शल आर्ट्स में माहिर लगते हैं, चाहे वह इनर पावर हार्ट मेथड हो, लाइटवेट बॉडी टेक्निक हो या स्वॉर्ड्समैनशिप, सेबर टेक्निक, पाम टेक्निक वगैरह, सब इसमें शामिल हैं। यह ट्रेजर मैनुअल न सिर्फ अलग अलग मार्शल आर्ट्स स्किल्स को कवर करता है, बल्कि इसमें गहरे फिलोसॉफिकल विचार और हेल्थ बचाने के तरीके भी शामिल हैं, जिससे प्रैक्टिस करने वाले मार्शल आर्ट्स में आगे बढ़ते हुए खुद को बेहतर बना सकते हैं और मन और शरीर का मेल पा सकते हैं। यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स की किताब नहीं है, बल्कि ज्ञान का खजाना है जो साधकों को मार्शल आर्ट्स के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ने और ऊंचे लोगों की खोज करने में गाइड करता है। इस किताब में ब्राइट जेड टेक्निक की प्रैक्टिस करने का एक आसान तरीका भी बताया गया है। इस समय शी फेयांग के पूरे शरीर पर सैकड़ों एक्यूपॉइंट एक लाइन में जुड़ते हुए लग रहे थे। इस अनुभव से शी फेयांग को एहसास हुआ कि ताई जुआन जिंग की पढ़ाई करते हुए वह साधना के एक नए क्षेत्र में कदम रख चुके थे। फिर शी फेयांग ने आराम से ताई जुआन जिंग को एक तरफ रख दिया, खड़ा हुआ और ब्राइट जेड टेक्निक मार्शल आर्ट्स की सीक्रेट मैनुअल उठाई और ब्राइट जेड टेक्निक के 9वें दायरे की फिर से प्रैक्टिस करने की कोशिश की। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि जब वह ब्राइट जेड टेक्निक छोड़ने वाला था, तो उसने अचानक ब्राइट जेड टेक्निक का आखिरी लेवल हासिल कर लिया और ब्राइट जेड डिवाइन स्किल के 9वें पीक पर पहुंच गया। ठीक इसी समय ब्राइट जेड टेक्निक में शी फेयांग की उपलब्धि अनंत असुर, ये जिन, निर्वाण और आइडल ड्रीम्स के दायरे तक पहुंच गई थी। तो शी फेयांग ने ब्राइट जेड टेक्निक करने की कोशिश की, एक सीधा शीशा पकड़ा, स्क्रिप्चर पैवेलियन से बाहर निकला और मेन एंट्रेंस के सामने खाली जमीन पर शीशा खड़ा किया और शीशे की तरफ मुंह करके वज्र टाइगर सबड्यूइंग फिस्ट का एक सेट किया। जरूर जब शी फेयांग ने ब्राइट जेड टेक्निक का इस्तेमाल किया, तो उनकी स्किन जेड की तरह ट्रांसलूसेंट हो गई और पावर बाहर खर्च नहीं हुई बल्कि अंदर इकट्ठा हुई। इस तरह इसे इस्तेमाल करने से अंदर की ताकत कम नहीं हुई बल्कि पावर बढ़ी, जिससे कभी न खत्म होने वाले और कभी न खत्म होने वाले नतीजे मिले। इसके अलावा शी फेयांग के शरीर में ट्रू क्यूई एक भंवर जैसा खिंचाव पैदा करता था और जो कुछ भी उसे छूता था वह उसकी तरफ ऐसे खींचता था जैसे लोहा मैग्नेट की तरफ खींचता है।
इसके अलावा जब उसकी शक्ति पूरी तरह से काम करती थी तो उसका बाहरी हिस्सा और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाता था। ऐसा लगता था जैसे वह ठंडी धुंध और सफेद बर्फ से ढका हो। हाँ हाँ हाँ। शिफेयांग ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और मजबूती से खड़ा हो गया और आसमान की ओर हंसते हुए गर्व दिखाया। उसके पैरों के नीचे शिफेयांग की शक्ति से सभी सूखी टहनियां और पत्तियां एक गुच्छे में इकट्ठा हो गईं। इस समय एक खूबसूरत नौकरानी जो डिनर कर रही थी और स्क्रिप्चर पैवेलियन के मेन गेट के पास खड़ी थी, उसने शिफेयांग को याद दिलाया, युवा मालिक, खाना खा लो। आपने 3 दिन और 3 रात से कुछ नहीं खाया है। शिफेयांग ने इसे अनदेखा किया, हाथ हिलाया और कहा, मुझे भूख नहीं है, बाद में बात करते हैं। वह मार्शल आर्ट सीखने में इतना खो गया था कि वह खाना पीना और सोना भूल गया और पागलों की तरह उसमें खो गया। इस तरह शिफेयांग ने फिर से सीधा शीशा पकड़ा और स्क्रिप्चर पैवेलियन में उड़ गया। शीशा नीचे रखते ही शिफेयांग की नजर अनजाने में फिर से दूसरी मार्शल आर्ट मैनुअल जैसे 9 यिन स्क्रिप्चर, होली हार्ट टेक्निक, 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक वगैरह पर चली गई। इन मैनुअल में गहरा ज्ञान और समझदारी भी थी। हर मैनुअल में अनोखे मार्शल कॉन्सेप्ट और टेक्निक थे जिससे वह अनजाने में रुक गए और ध्यान से उनकी तारीफ की। फिर भी ड्रैगन गॉड टावर के नाम से मशहूर इस रहस्यमयी जगह पर शिफेयांग के दिल में अभी भी कुछ शक था। ड्रैगन गॉड टावर के आगे बर्फ से ढके इलाके से उसे कैसे गुजरना चाहिए। अभी शिफेयांग को पूरा भरोसा नहीं था कि वह सच में मार्शल आर्ट की गहराई को समझ पाया है या नहीं, और न ही वह अपनी मार्शल आर्ट की साधना के लेवल का सही अंदाजा लगा पा रहा था। इसलिए शिफेयांग को गहराई से एहसास हुआ कि उसे उस बर्फ और बर्फ से ढकी दुनिया में आसानी से साथ देने के लिए तुरंत एक सही हथियार और एक शानदार सेबर टेक्निक की जरूरत है। इसलिए शिफेयांग ने 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक को गहराई से समझने का फैसला किया और महसूस किया कि इसकी बातें समझना मुश्किल नहीं था, बल्कि वे दिलचस्प थीं। इसलिए शिफेयांग ने मन ही मन सोचा, सादगी सबसे ऊंची जगह है और सबसे असरदार भी। इस समझ के साथ शिफेयांग ने पूरे मन से 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक की प्रैक्टिस करने पर ध्यान देने का फैसला किया। इसके बाद शिफेयांग ने किताब में लिखे टेक्स्ट और तस्वीरों को ध्यान में रखते हुए कोने से झाड़ू उठाई और 100 जीत वाली सेबर टेक्निक के इस सेट की बहुत ध्यान से प्रैक्टिस की। उन्होंने कैंगसोंग वेलकमिंग गेस्ट, चोटियों से निकलता सफेद बादल, गोल्डन ड्रैगन कॉइलिंग क्लॉ, उग्र समुद्री लहरें, नदियों और समुद्रों को मोड़ना, गरजती हुई शक्ति, स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ रहते हैं वगैरह जैसी हर शानदार सेबर टेक्निक को बहुत सटीकता से किया। जब पहली बार शिफेयांग ने यह सेबर टेक्निक सीखी तो वह हर मूव और स्टांस में बहुत मेहनती थे और हर एक्शन में एक्यूरेसी का लक्ष्य रखते थे। धीरे धीरे शिफेयांग की बॉडी टेक्निक और तेज होती गई। अनजाने में उनके मूव्स ज्यादा फुर्तीले और वर्सेटाइल होने लगे। उसकी हथेली कभी नुकीले पंजे में बदल जाती तो कभी उंगलियों के पोरों में। ऐसा लगता था जैसे वह दुश्मनों के साथ एक जबरदस्त अदृश्य लड़ाई में शामिल हो। आधे घंटे की कड़ी ट्रेनिंग के बाद शिफेयांग की सेबर टेक्निक, तलवारबाजी, पाम टेक्निक, अंदरूनी ताकत और लाइटवेट टेक्निक धीरे धीरे उनकी प्रैक्टिस में मिल गईं, एक दूसरे से अलग नहीं रह गईं और एक अंदरूनी बिना रुकावट वाली एकता तक पहुंच गईं। शिफेयांग का हर मूवमेंट ताकत से भरा था। कई बार दोहराने के बाद उसके काम धीरे धीरे अच्छे और आसान हो गए, जैसे कि 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक का यह सेट पहले से ही उसके खानदान का हिस्सा बन गया हो, उसके होने का हिस्सा बन गया हो। लगातार कोशिश और कड़ी ट्रेनिंग के बाद शिफेयांग ने आखिरकार झाड़ू नीचे रख दी, गहरी सांस ली और उसे बहुत हल्कापन और संतुष्टि महसूस हुई। उसने ऊपर देखा तो 2 सुंदर नौकरानियां चुपचाप कमरे के बाहर खाना लेकर मुस्कुराती हुई इंतजार कर रही थीं। उनकी खूबसूरत आंखें शिफेयांग के प्रति उत्सुकता से भरी हुई थीं। चैप्टर 10 से 8 जियांगहो में पहला कदम। शिफेयांग के होंठ थोड़े मुड़े और उसके दिल में एक गर्म करंट दौड़ गया क्योंकि उसे आखिरकार भूख लगी। तो शिफेयांग खाना शुरू करने के लिए बैठ गए और अपने बाएं और दाएं तरफ की नौकरानियों से बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने प्यार से उनके नाम पूछे, टावर में रहने वालों की संख्या के बारे में जाना और यह भी पूछा कि क्या उन्हें बाहर जाने की आजादी है। उसी समय शिफेयांग ने टावर के अंदर खाने की सप्लाई और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी पूछा। दोनों इज्जतदार नौकरानियों ने विनम्रता और नरमी के साथ एक एक करके उनके सवालों का डिटेल में जवाब दिया, जिससे उन्हें परिवार जैसा अपनापन और देखभाल महसूस हुई। उनकी बातों से शिफेयांग को पता चला कि टावर में दर्जनों लोग रहते थे, हर किसी का अपना काम था और वे सब ठीक से रहते थे। खाने पीने और पैसे की हालत की बात करें तो टावर में सामान का अच्छा स्टॉक था और कभी कोई कमी नहीं हुई। दोनों नौकरानियों ने उसे बताया कि टावर के अंदर मौसम में होने वाले बदलाव बाहरी दुनिया से अलग थे और समय बीतने की रफ्तार भी अलग थी, इसलिए शिफेयांग को समय बीतने पर खास ध्यान देना होगा ताकि कोई भी जरूरी पल या घटना छूट न जाए। शिफेयांग ने सिर हिलाया और इस जानकारी को अपने दिल में गहराई से बैठा लिया। वह साफ साफ जानता था कि उसे न सिर्फ इस अनजान माहौल में ढलना था, बल्कि उसे यह भी सीखना था कि असली दुनिया में वापस जाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। ठीक इसी समय आंगन के बाहर शोर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत से लोग इस जगह की ओर आ रहे हैं। शिफेयांग का दिल बैठ गया और उसने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी, किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार हो गया। दोनों नौकरानियों ने यह देखा और जल्दी से उसे भरोसा दिलाया कि यह टावर के अंदर एक रूटीन इंस्पेक्शन था और चिंता की कोई जरूरत नहीं है।
शीफेयांग ने समझने के लिए सिर हिलाया। उसने गहरी सांस ली और अपना मूड शांत करने की कोशिश की। शानदार डिनर का मजा लेने के बाद शीफेयांग 2 नौकरानियों के साथ नहाने और कपड़े बदलने के लिए पड़ोस के घर में गया। नहाने और कपड़े बदलने के दौरान 2 नौकरानियों की बहुत ज्यादा देखभाल की वजह से शीफेयांग को थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस हुई। लेकिन उन्होंने शीफेयांग को आराम से समझाया कि यह टावर का तय नियम है और इसे न मानने पर कड़ी सजा मिलेगी। हालांकि शीफेयांग अंदर से बेबस और नाखुश महसूस कर रहे थे, लेकिन आखिर में उन्होंने उनके इंतजाम मान लिए। नहाने और कपड़े बदलने के बाद शीफेयांग में नई जान आ गई। वह एनर्जी से भरा हुआ और जोश से भरा हुआ था। उनका सुंदर रूप और भी आकर्षक हो गया, विद्वान जैसा आभामंडल कम हो गया और उनकी आंखें ज्यादा चमकदार और जोशीली हो गईं। शीफेयांग बेडरूम से बाहर निकला और आंगन पार करते हुए कई हथियारों में से एक म्यांमार सेबर चुना और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। हालांकि यह म्यांमार सेबर कोई कीमती ब्लेड नहीं था, लेकिन इसे बहुत ज्यादा पीटकर बनाए गए म्यांमार के लोहे से बनाया गया था। इसकी खासियत इसका लचीलापन और हल्कापन है, जिससे इसे ले जाना आसान है और यह उनकी जरूरतों के लिए बहुत सही है। म्यांमार सेबर पहनकर शीफेयांग को हल्का और आरामदायक महसूस हुआ। इसके बाद शीफेयांग ने दोनों नौकरानियों से बर्फीले इलाके के बाहर के रास्तों के बारे में डिटेल में पूछा, दिशाओं को पहचानना सीखा और पता चला कि अभी मिंग राजवंश का वानली युग चल रहा था। यह जानकारी शीफेयांग के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि जिस समय और माहौल में वह थे, उसे समझना भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना करने और उनसे निपटने के लिए जरूरी था। शीफेयांग जानता था कि इस जमाने के बैकग्राउंड और रीति रिवाजों को अच्छी तरह समझकर ही वह इस अनजान दुनिया में जिंदा रह सकता है। अगले 6 महीनों में शीफेयांग ने ताइज़ुआन स्क्रिप्चर की पढ़ाई पूरी लगन से की, ब्राइट जेड टेक्निक की प्रैक्टिस की, 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक की ट्रेनिंग ली और खास तौर पर तथागत डिवाइन पाम और डिवाइन ड्रैगन क्लॉ जैसी 2 मार्शल आर्ट की मास्टरी की ट्रेनिंग ली। इस तरह खुद को पाम टेक्निक, पकड़ने की टेक्निक, एक बहुत अच्छी लाइटवेट टेक्निक और सेल्फ डिफेंस के लिए 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक से लैस किया। यह महसूस करते हुए कि उनकी मार्शल आर्ट की साधना लगभग तैयार है, शीफेयांग ने डिवाइन ड्रैगन टॉवर के आसपास के माहौल से जल्दी से परिचित होने और भविष्य में अलग अलग अनजान चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटने के लिए जरूरी सर्वाइवल स्किल्स में महारत हासिल करने का फैसला किया। इस तरह शीफेयांग डिवाइन ड्रैगन टॉवर से बाहर निकल गए। क्योंकि डिवाइन ड्रैगन टॉवर के अंदर समय का बहाव बाहर से अलग था, इसलिए जब शीफेयांग टॉवर से बाहर निकला तो वह अभी भी असली बर्फीले इलाके के बड़े हिस्से में खड़ा था। लेकिन हड्डियों को कंपा देने वाली हवाओं और घूमती बर्फ के टुकड़ों का सामना करते हुए शीफेयांग ने पक्के इरादे के साथ अपने बर्फीले एडवेंचर की शुरुआत की। शीफेयांग के दिल में एक साफ मकसद था, इस बर्फ से ढके बड़े बर्फ के मैदान को जल्दी से पार करना और फिर लियाओडोंग छोड़कर जियांगनान में बस जाना। इस समय डिवाइन ड्रैगन टावर के बाहर की दुनिया एक खूबसूरत बर्फ से सजी हुई लैंडस्केप पेंटिंग जैसी थी। जंगल और बर्फीला मैदान बहुत ही शानदार, आसमान और धरती के बीच चांदी जैसा और एकदम साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि शीफेयांग एक शुद्ध और बेदाग परी कथा की दुनिया में है। लेकिन बहुत कम तापमान की वजह से झीलें जम गईं और नदियां बर्फ से ढक गईं, मानो पूरी दुनिया चुपचाप सो रही हो। फिर भी बर्फ के रिफ्लेक्शन से शीफेयांग को रात में रोशनी की एक झलक मिली, जिससे वह आसपास का नजारा साफ साफ देख सका। शीफेयांग सावधानी से आगे बढ़ा, उसका हर कदम नरम बर्फ में गहराई तक धंस रहा था, जिससे हल्की चरमराने की आवाजें आ रही थीं। सीटी बजाती हवा और घूमती बर्फ के टुकड़े शीफेयांग की इच्छा शक्ति और सहन शक्ति का टेस्ट ले रहे थे। अचानक शीफेयांग का ध्यान लोगों की एक टीम ने खींचा। वे लोग भेष बदलकर कुछ खास बंधकों को सावधानी से ले जा रहे थे और घने जंगल से होते हुए चुपचाप इस बर्फीले इलाके में घुस रहे थे। शीफेयांग जल्दी से एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और उनकी हरकतों को ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये लोग कोई सीक्रेट मिशन कर रहे थे। उनके कदम सावधानी से और तेजी से उठाए जा रहे थे। शीफेयांग चुपचाप अंदाजा लगा रहा था कि ये लोग कहां से आए हैं और वे इतने बर्फीले इलाके में बंधकों को क्यों ले जा रहे हैं। इस तरह शीफेयांग चुपचाप बिना हिले डुले खड़ा रहा, जबकि उसका दिल बेचैन था और जबरदस्त भावनाओं से भरा हुआ था। उसके सामने का नजारा एक भ्रम जैसा था, जिससे वह बहुत ज्यादा कंफ्यूज और हैरान रह गया। तो शीफेयांग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, इस भ्रम को दूर करने की कोशिश की, लेकिन विजुअल साफ था, उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ। शीफेयांग और वह ग्रुप कम से कम 3 या 4 मील दूर थे, फिर भी उनकी आउटलाइन एकदम साफ थी, जैसे वे ठीक उसके सामने हों। इसलिए शीफेयांग तेजी से एक मजबूत पेड़ के पीछे छिप गया, अपनी आंखें फिर से मलते हुए और ध्यान से देखने लगा। उसने देखा कि ग्रुप में बुजुर्ग, औरतें और बच्चे शामिल थे, जो उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एस्कॉर्ट्स खूंखार दिखने वाले गुंडों का एक झुंड थे और उनके कपड़ों से लगता था कि वे साफ तौर पर डाकू टाइप के थे। लीडर करीब 40 साल का एक हट्टा कट्टा आदमी था। उसकी भौहों के बीच एक गुस्सैल चेहरा था, उसकी नजरें ब्लेड की धार की तरह तेज थीं, नाक चौड़ी थी और हाथ खुरदुरे थे। उसने अपनी पीठ पर वूल्यू हुक्स की एक जोड़ी रखी हुई थी, जो बहुत ही शानदार लग रहा था। शीफेयांग का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसे पहले कभी नहीं हुआ तनाव और बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को शांत करने की कोशिश की।
लेकिन उसके सामने का नजारा देखकर उसके लिए शांत रहना मुश्किल हो गया और उसके अंदर एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी नजर इतनी जबरदस्त क्यों है, वह दूर की चीजें साफ साफ देख पा रहा है। अचानक शिफेयांग का दिमाग साफ हो गया। उसे एहसास हुआ कि यह सब कोई वहम नहीं था बल्कि सच में हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि शिफेयांग को सनफ्लावर सेंटेस का सबसे बड़ा खानदान विरासत में मिला था और इस खानदान की मदद से ताई जुआन स्क्रिप्चर को सीखने में उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी और उनकी अंदर की ताकत काफी गहराई तक पहुंच गई थी। इस समय विलेन का एक ग्रुप धीरे धीरे पुरुषों, महिलाओं, बूढ़ों और जवानों के एक ग्रुप के साथ आ रहा था। शांत होने के बाद शिफेयांग ने पास के पेड़ की चोटी से एक हल्की आवाज सुनी। ठीक इसी समय कोई पेड़ की चोटी से तेजी से नीचे कूदा। उनकी हरकतें तेज थीं, उनकी दो उंगलियां बिजली की तरह चमक रही थीं और सीधे मैन विलन की कमजोरी पर वार कर रही थीं। लेकिन हमला किया गया जानवर एक चट्टान की तरह स्थिर रहा और ऐसा लगा कि उसके पास ऐसा बचाव है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। इसके तुरंत बाद लोग पास के ऊंचे पेड़ों से चाकू और तलवारें लेकर नीचे कूदते रहे और उन बुरे विलेन पर हमला करने लगे। खनक, धातुओं के टकराने की आवाज लगातार आ रही थी। आह! दोनों तरफ से लोग मारे गए, लोग लगातार खून के तालाबों में गिर रहे थे। मुख्य हमलावर, जिसने देखा कि मुख्य विलेन दो उंगलियों से मारे जाने के बाद भी खड़ा है, बहुत डर गया लेकिन कमजोरी दिखाने को तैयार नहीं था और जोर से चिल्लाया, जियांग फैंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस घटिया चोर, आयरन क्लॉथ शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड में माहिर हो जाओगे। दहाड़ते हुए उसने एक के बाद एक कई ताड़ के पेड़ छोड़े, ताड़ के पेड़ गरजने लगे। लेकिन जियांग फैंग ने हर हथेली को ऐसे तरीके से सुलझाया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। और जियांग फांग एक ऐसा किला बन गया था जिसे कोई तोड़ न सके और हमलावर की तेज हवाओं को बिना एक इंच भी हिलेडुले झेल रहा था। चैप्टर 11 से 9 स्किल का एक मामूली प्रदर्शन। जियांग फैंग ने मजाक उड़ाते हुए लियू दायो से कहा, लियू दायो, लगता है तुम्हारी टू फिंगर जेन टेक्निक में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मार्शल स्किल्स अभी भी परफेक्शन की हालत तक नहीं पहुंची हैं। आओ, मैं तुम्हें कुछ मूव्स सिखाने को तैयार हूं, तुम्हारी बहन से शादी के दहेज के तौर पर। आज रात स्नो ईगल कैसल ने खास तौर पर तुम्हारे पिता और बहन को बर्फ का मजा लेने के लिए बुलाया था, लेकिन असल में यह तुम अचानक आए मेहमानों को लुभाने और फंसाने के लिए था। हाँ हाँ हाँ, पता चला कि यह असल में जियांग फैंग की सांप को उसके बिल से बाहर निकालने की स्ट्रेटेजी थी, जिसका मकसद लियू दायो और उसके साथियों पर हमला करना था। ऐसा लग रहा था कि जियांग फेंग और उसके डाकुओं का गैंग दोनों ही खूंखार और चालाक थे, वे किसी भी तरह से आम लोग नहीं थे। इस समय जैसे ही जियांग फांग की आवाज गिरी, अचानक आसमान से स्नो ईगल का एक झुंड उड़ गया। हर स्नो ईगल एक आदमी को लेकर उड़ रहा था। ये लोग आसमान से नीचे कूद पड़े और लियू दायो और उसके साथियों को कसकर घेर लिया। उनके हाथ में अलग अलग हथियार थे, उनकी आंखें सख्त थीं, जैसे आसमान से दिव्य सैनिक उतरकर लियू दायो और उसके साथियों को बर्फ में फंसा रहे हों। जियांग फेंग के चेहरे पर गर्व का भाव था, मानो सब कुछ उसकी मुट्ठी में हो। उसी पल लियू दायो का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा और उसका अंदर का गुस्सा बेकाबू लेवल पर पहुंच गया। उसकी आंखों में गुस्सा बहुत ज्यादा था, मानो अपने सामने खड़े सभी विलेन को खा जाना चाहता हो। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के और भी खतरनाक चालें चलीं, उसके हाथ बिजली की तरह तेजी से चल रहे थे, सीधे सामने वाले की आंखों को टारगेट कर रहे थे। एक ही वार में वार करने का पक्का इरादा था, सामने वाले को सांस लेने की भी जगह नहीं मिली। लेकिन जियांग फांग शांत रहा और अपने वूल्यू हुक्स को निकाले बिना लियू दायो के हिंसक हमले का सामना करता रहा। इसके बजाय जब जियांग फैंग की हथेलियां हिली तो ऐसा लगा जैसे उसने अनदेखी रुकावटें बना दी हों। ये रुकावटें चट्टान की तरह ठोस, दिखाई न देने वाली दीवारों की तरह थीं, जिससे लियू दायो के खतरनाक हमले बेअसर हो रहे थे, जिन्हें जियांग फैंग ने बार बार बड़ी कुशलता से नाकाम कर दिया। जियांग फैंग के शांत स्वभाव और शानदार मार्शल स्किल्स की वजह से लियू दायो को बहुत ज्यादा निराशा और गुस्सा आया। जियांग फैंग की सीखी हुई आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड मार्शल आर्ट्स में मशहूर डिफेंसिव टेक्निक थी, जो हर तरह के हमलों को झेल सकती थीं और दुश्मनों को बेबस कर देती थीं। इसके अलावा जियांग फेंग की मार्शल स्किल्स बहुत अच्छी थीं, खासकर आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड के इस्तेमाल में, जो एकदम परफेक्ट थी। इस समय जियांग फेंग एक ऐसे कवच से सुरक्षित लग रहा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे दुश्मनों के लिए उसे तोड़ना मुश्किल हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एक ऐसी दीवार से घिरा हुआ है जिसे पार नहीं किया जा सकता, चाहे वह तलवार हो या मुक्के, जो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। शी फेयांग की नजर चील की तरह तेज थी, उसके अंदर जियांग फेंग की मार्शल स्किल्स के लिए सच्ची तारीफ पैदा हो गई। वह अच्छी तरह जानते थे कि आयरन शर्ट से बचाव का तरीका मुख्य रूप से शरीर की स्किन और मसल्स को मजबूत बनाने में है, जिससे वे लोहे की तरह सख्त हो जाएं, लगभग कभी न टूटने वाली। गोल्डन बेल शील्ड एक अंदरूनी और बाहरी साधना थी जो शरीर के पूरे तालमेल पर जोर देती थी और खास सांस लेने की तकनीकों, शरीर की तकनीकों और मुट्ठी की तकनीकों के जरिए धीरे धीरे जबरदस्त अंदरूनी ताकत और बाहरी प्रतिरोध बनाती थी। गोल्डन बेल शील्ड का सुरक्षा असर बहुत ज्यादा था, यह तेज घूंसे और लातें झेल सकता था, यहाँ तक कि ब्लेड और भालों से भी बच सकता था। हालांकि ये दोनों डिफेंसिव तकनीकें बिना खामियों के नहीं थीं। हमलावर को वह पल ढूंढना था जब कल्टीवेटर सांसें बदल रहा था, क्योंकि सांसों के लेनदेन के दौरान डिफेंस सबसे कमजोर था।
जहां तक सामने वाले की गोल्डन बेल शील्ड को तोड़ने की बात है, तो हमले के तरीके अलग अलग थे, जैसे वाइब्रेशन डैमेज पहुंचाने के लिए अंदर की ताकत का इस्तेमाल करना। ताई जुआन जिंग में दर्ज आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड को तोड़ने के तरीकों के बारे में विचार शी फेयांग के दिमाग में तुरंत उभर आए। शी फेयांग को साफ साफ समझ आ गया था कि सिर्फ उसी समय जब कल्टीवेटर सांसें बदलेंगे वह उनकी कमजोरियों का पता लगा सकता है और इस तरह उनके बचाव को तोड़ सकता है। इसलिए लड़ाई को देखते हुए उसने बहुत ज्यादा ध्यान रखा, जियांग फैंग की हर हरकत पर ध्यान देते हुए उस पल भर के मौके की तलाश में। लेकिन उस समय शी फेयांग को अचानक ब्राइट जेड टेक्निक याद आ गई, जिसका उसने अभ्यास किया था, जिसका चमत्कारी असर दुश्मन की शक्ति को सोखने का था। उसे एहसास हुआ कि उसे दुश्मन को मारने के लिए उसकी सांस लेने की क्षमता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। जब तक उसके पास सब्र था, दुश्मन का शरीर कितना भी अजेय क्यों न हो जाए, एक किले की तरह शी फेयांग फिर भी दुश्मन की आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड को उनकी ताकत सोखकर तोड़ सकता था और फिर सही समय पर उन्हें मार सकता था। इस तरह वह लड़ाई में पूरा फायदा उठा सकता था, यहाँ तक कि दुश्मन को पता चले बिना भी आसानी से जीत सकता था। शी फेयांग एक ऊंचे पेड़ की छाया में खड़ा था, एक बार फिर गहरे विचारों में खोया हुआ। उसे साफ पता था कि वह मार्शल आर्ट्स की दुनिया का हिस्सा बन गया है और उन गलत और अन्यायपूर्ण कामों का सामना करते हुए उसे खड़े होकर न्याय की रक्षा करने की एक जबरदस्त जिम्मेदारी महसूस हुई। अभी की घटनाओं के लिए शी फेयांग चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। जब अन्याय होता था तो उन्हें मदद के लिए अपनी तलवार निकालनी पड़ती थी और कभी भी बेगुनाहों को बदमाशी और नुकसान नहीं होने देना चाहिए था। इस तरह शी फेयांग पेड़ के नीचे से कूदा और जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी तेजी बहुत ज्यादा थी, जैसे बिजली कड़क रही हो, और पूरी घाटी में गूंज उठी, स्नो ईगल कैसल के विलेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मासूम लोगों को इस तरह नुकसान पहुंचाने की? आज रात मैं शी फेयांग तुम्हें तुम्हारे खून से सजा दूंगा। उसकी आवाज बहुत गुस्से से भरी हुई थी, जो आसमान में गूंज रही थी, जिससे आसपास के पेड़ कांपने लगे और डालियों पर जमा बर्फ आराम से नीचे गिरने लगी। तुरंत शी फेयांग ने अपनी कृपाण निकाली, अपनी शानदार 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक दिखाते हुए लगातार कैंगसोंग वेलकमिंग गेस्ट, व्हाइट क्लाउड्स इमर्जिंग फ्रॉम पीक्स, गोल्डन ड्रैगन कॉइलिंग क्लॉज, एंग्री सी रैगिंग वेव्स, टर्निंग रिवर्स एंड सीज, थंडरस पावर और हेवन एंड अर्थ एवरलास्टिंग जैसे मूव्स किए। उनके हर कदम में मारने का जबरदस्त इरादा और अलग अलग तरह का तरीका था, जो 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक के अनोखे आकर्षण और गहरे मतलब को पूरी तरह से दिखाता था। उनकी सेबर टेक्निक बहते पानी की तरह थी, फिर भी तूफान की तरह, हर कदम और हर रूप ताकत और खूबसूरती से भरा था। खटखट। उसी पल कृपाण और तलवार की परछाई आपस में गुंथ गईं, चिंगारियां उड़ने लगीं, मेटल के टकराने की आवाज लगातार गूंजने लगी, मानो कानों में कोई रोमांचक सिम्फनी गूंज रही हो। शी फेयांग की हरकतें ड्रैगन की तरह फुर्तीली थीं, उसकी तलवार चलाने की तकनीक फीनिक्स की तरह खतरनाक थी, हर चाल और हर रूप में कभी न खत्म होने वाले मारने के इरादे और बदलाव भरे हुए थे। उसकी आकृति बर्फ पर नाच रही थी, जैसे रात के आकाश में बिजली चमक रही हो। शी फेयांग के हर कृपाण के वार में बिजली की गड़गड़ाहट जैसी ताकत थी, मानो वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की सभी बुराइयों को काट डालना चाहता हो। विलेन का एक ग्रुप स्नो ईगल पर सवार होकर अभी अभी आया था और एक पल में बर्फ में दफन हो गया। इस बर्फीली रात में नफरत पीते हुए उनकी आत्माएं जंगल में बिखर गईं। उनकी मूर्तियों ने बर्फ पर खून के निशान छोड़ दिए। बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे गिर रहे थे, जल्द ही खून से सनी जमीन पर छा गए, जैसे कुदरत ने अपने शुद्ध पंखों से इस जमीन के जख्मों को धीरे से आराम दिया हो। शी फेयांग बर्फ के बीच में शांति से खड़ा था, जो कुछ अभी हुआ था वह उसके लिए बस एक छोटी सी परीक्षा थी। इस समय इस शांत बर्फीले मैदान में शी फेयांग की हिम्मत और ताकत एक अटल पहाड़ की तरह थी, जो हवा और बर्फ के बीच मजबूती से खड़ा था। अध्याय 12 से 10, बुद्धिमान और साहसी। शी फेयांग ने डाकुओं के एक ग्रुप को तेजी से खत्म करने के बाद लियू दायो की जगह लेने के लिए अपनी तलवार पकड़कर आगे छलांग लगाई और जियांग फेंग से भिड़ने लगा। लियू दायो ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि जैसे ही वह बर्फीले मैदान में अपनी मौत का सामना करने वाला था, एक बहुत ही काबिल और सुंदर नौजवान अचानक मदद के लिए हाथ बढ़ाते हुए प्रकट होगा। उसके सामने खड़ा युवा हीरो फुर्ती से चल रहा था, बहते बादलों और बहते पानी की तरह, मानो आसपास की बर्फीली दुनिया में मिल गया हो। उनका हर वार एकदम सही समय पर होता था, जैसे उन्हें अपने विरोधी के हर कदम का पहले से अंदाजा हो। उनकी नजरें पक्की और शांत थीं, मानो इस जमी हुई दुनिया में वही असली मालिक हों। उस समय हवा और बर्फ में शी फेयांग का पोस्टर खास तौर पर सीधा लग रहा था, हर हरकत में ताकत और सुंदरता दिख रही थी, उसकी आंखों में एक शांत कॉन्फिडेंट चमक थी। लियू दायो एक तरफ खड़ा था, हांफते हुए उस युवा हीरो को देख रहा था जिसने उसकी मदद की थी। उसके दिल में शुक्रिया की एक ऐसी लहर दौड़ गई जिसे बताया नहीं जा सकता। शी फेयांग का आना एक चमकदार सुबह की तरह था, जिसने लियू दायो के दिल की गहरी निराशा को पूरी तरह से दूर कर दिया। इस समय शी फेयांग के बर्फ पर छोड़े गए पैरों के निशान, जो अलग अलग गहराई के थे, ठीक किस्मत की गांठों पर चल रहे थे। तुरंत लियू दायो का दिल शी फेयांग के लिए शुक्रगुजारी से भर गया। वह गहराई से समझ गया कि अगर इस युवा हीरो ने समय पर मदद नहीं की होती, तो वह बहुत पहले ही इस बर्फीले, हड्डियों को कंपा देने वाले बर्फ के मैदान पर एक ठंडी, अकड़न भरी लाश बन गया होता। अब इस युवा हीरो ने, जो स्वर्ग से उतरा लगता है, न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसे अपनी जिंदगी को फिर से देखने, फिर से सोचने और जिंदगी का मतलब नए सिरे से समझने का मौका भी दिया।
इस बड़े बेहिसाब बर्फीले मैदान में लियू दायो के दिल में भविष्य के लिए उम्मीद फिर से जाग उठी। उसे एक अनोखी ताकत महसूस हुई, उम्मीद की एक लौ जो सबसे ठंडे, सबसे मुश्किल हालात में भी जल सकती थी। यह ताकत उसे चुपचाप यह बताती हुई लग रही थी कि मुश्किल चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जब तक दिल में उम्मीद है तब तक आगे बढ़ने का रास्ता हमेशा मिल सकता है। खटखट। बिजली की चमक के साथ शी फेयांग ने अपनी मास्टरफुल 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक से जियांग फैंग पर कई बार किए। जब शी फेयांग की सेबर जियांग फैंग पर लगी तो चिंगारियां बिखरी, जैसे किसी सख्त चट्टान या कांसे की मजबूत दीवार को काट रही हो। फिर भी जियांग फैंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। यह देखकर जियांग फेंग गर्व से हंस पड़ा और उसे आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। वह मार्शल आर्ट आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड में अपनी महारत का सहारा लिया, अभी भी अपनी पीठ पर वुलू हुक्स की जोड़ी बांधे हुए था और शी फेयांग के म्यांमार कृपाण का नंगे हाथों से जवाब दिया। उसने अपने सामने खड़े खूबसूरत नौजवान को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, मानो वह शी फेयांग की लाचारी का मजाक उड़ा रहा हो। यह दृश्य देखकर लियू दायो का दिल बैठ गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि युवा हीरो की सेबर टेक्निक इतनी जबरदस्त होगी, फिर भी वह जियांग फेंग को जरा भी घायल नहीं कर पाएगा। काश। लियू दायो अपने दिल में आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। उसने शी फेयांग की पक्की नजरों को देखा और हैरान रह गया कि इतनी अच्छी सेबर टेक्निक जियांग फेंग के डिफेंस को क्यों नहीं तोड़ पाई। जियांग फेंग की आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड एक ऐसी रुकावट लग रही थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था, जिससे शी फेयांग के हमले बेसर हो रहे थे। लियू दायो को जियांग फेंग के बारे में जियांगू में लिखी कहानियां याद आ गईं। कहा जाता है कि आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड में उनकी महारत इतनी पक्की थी कि सबसे तेज तलवारें भी उन पर कोई निशान नहीं छोड़ पाती थीं। और इस समय हालांकि शी फेयांग की सेबर टेक्निक जबरदस्त थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह जियांग फेंग के डिफेंस में कोई कमी नहीं ढूंढ पा रहा था। लियू दायो मन ही मन दुखी हो रहा था कि शायद इस लड़ाई का नतीजा पहले से ही तय था, और चाहे युवा हीरो कितनी भी कोशिश कर ले, वह जियांग फेंग के मजबूत डिफेंस को मुश्किल से ही तोड़ पाएगा। जियांग फेंग की मजाकिया हंसी सुनकर शी फेयांग ने ठंडी हंसी के साथ जवाब दिया, फिर अपने अंदर की ब्राइट जेड टेक्निक की ताकत का इस्तेमाल किया, अपने गुस्से को दबाया, शांत रहा और जियांग फेंग के खिलाफ तलवार चलाना जारी रखा। एक पल में शी फेयांग की स्किन क्रिस्टल जैसी हो गई, जैसे महीन जेड। उसकी अंदर की ताकत बाहर निकलने के बजाय अंदर ही रह गई। उसके अंदर की सच्ची क्यूआई ने सक्शन का एक शक्तिशाली भंवर बना दिया, जैसे कोई मैग्नेट लोहे को अपनी ओर खींच रहा हो, जियांग फेंग को मजबूती से बांध रहा हो, उसकी अंदर की एनर्जी को खींच रहा हो। जियांग फेंग बहुत हैरान था, लड़ाई में इतनी तेजी से बदलाव की उम्मीद नहीं थी। इस समय अपनी पीठ से वुलू हुक्स की जोड़ी निकालने की कोशिश में बहुत देर हो चुकी थी। वह बस अपना सब कुछ झोंक सकता था। उसकी हथेलियां हवा की तरह तेज थीं, उसकी पाम टेक्निक ब्लेड की तरह तेज थी, उसकी मुट्ठियां हथौड़ों की तरह भारी थीं। हर वार जानलेवा था, भले ही दोनों मर जाए। उसने ठान लिया था कि वह शी फेयांग को कामयाब नहीं होने देगा। धीरे धीरे शी फेयांग की स्किन का बाहरी हिस्सा ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सफेद बर्फ की ठंडी धुंध में लिपटा हो। उसकी ट्रू क्यूई से पैदा हुई डरावनी ठंड जियांग फेंग के दिल की गहराई तक पहुंच गई। शी फेयांग की ब्राइट जेड टेक्निक के हमले से जियांग फेंग की सांसें गड़बड़ा गईं। उसके कदम थोड़े लड़खड़ाने लगे, उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। उसे रोकना और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। इस बीच शी फेयांग की सेबर टेक्निक की काबिलियत और भी जबरदस्त, तेज और पैनी हो गई। हर वार बेमिसाल ताकत और स्पीड से भरा था। उनकी कृपाण तकनीक तूफान की तरह थी, चकाचौंध करने वाली। कृपाण की हर चमक एक जानलेवा खतरा लेकर आती थी। जियांग फेंग के खिलाफ अपने मैच में शी फेयांग ने अपने विरोधी की हर कमजोरी का, चाहे वह शरीर की हो या दिमाग की, पूरी तरह से फायदा उठाया। इस भयंकर लड़ाई में जियांग फेंग की सांस धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। उसकी अंदर की ताकत धीरे धीरे शी फेयांग ने खत्म कर दी, जिससे वह पलटवार करने की ताकत खो बैठा। वह शी फेयांग के भयंकर हमले का सिर्फ चुपचाप जवाब दे सका। यह ठीक वही मौका था जिसका शी फेयांग इंतजार कर रहा था। एक सोच समझकर बनाया गया प्लान, और उसे अच्छी तरह पता था कि लड़ाई में टाइमिंग बहुत जरूरी होती है। पुराने ताई जुआन जिंग में आयरन शर्ट और गोल्डन बेल शील्ड को तोड़ने का तरीका लिखा है। इसका तरीका विरोधी की सांस बदलने के पल में छिपा है। शी फेयांग ने बहुत पहले ही इसमें महारत हासिल कर ली थी और इन पुरानी जानकारियों को अपनी मार्शल आर्ट में शामिल कर लिया था। इस तरह शी फेयांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस मौके का फायदा उठाया। उसके हाथ में म्यांमार सेबर एक तेज सेबर लाइट में घूम गया, जो सीधे जियांग फेंग के जरूरी पॉइंट पर निशाना साध रहा था। जियांग फेंग ने यह देखा, डर के मारे बचाव के लिए जल्दी से अपने हमले वापस ले लिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शी फेयांग की कृपाण की रोशनी बिजली की तरह गिरी, जिससे एक पल में जियांग फेंग की गर्दन पर एक गहरा लंबा घाव हो गया, जिससे खून बहने लगा। जियांग फेंग का शरीर कांपने लगा। एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसकी आंखें हैरानी और अनिच्छा से भर गईं। आखिर में वह आंखें पूरी तरह खोलकर बर्फ में गिर पड़ा। फिर भी शी फेयांग गर्व से खड़ा रहा, एक युद्ध देवता की तरह, अपनी बेमिसाल मार्शल स्किल्स और समझदारी दिखाते हुए। आसपास के एस्कॉर्ट मास्टर्स और बड़ों और बच्चों के ग्रुप ने खुशी से जयकार की। वे आखिरकार पूरी तरह से बच गए। इन बड़ों और बच्चों के चेहरे खुशी और शुक्रगुजार थे। अगर शी फेयांग समय पर नहीं आते और बहादुरी से नहीं लड़ते, तो शायद वे बहुत पहले ही खत्म हो गए होते। इस लड़ाई ने शी फेयांग को उनके दिलों में हीरो बना दिया। चैप्टर 13 से 11 स्नोबाउंड रोमांस।
लियू दायो जल्दी से कुछ लोगों के ग्रुप को, जिसमें जवान और बूढ़े दोनों थे, उत्सुकता से शिफेयांग के पास ले गए। उनके चेहरों पर शुक्रिया दिख रहा था क्योंकि वे सबने अपनी जान बचाने के लिए शिफेयांग का दिल से शुक्रिया अदा किया। लियू दायो ने शिफेयांग को अपना परिचय दिया और खुद को शाओलिन मंदिर का एक सेक्युलर शिष्य बताया, जिसने कभी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में बहुत मशहूर साधु मास्टर युआची से ट्रेनिंग ली थी और टू फिंगर जेन की खास स्किल सीखी थी। फिर उन्होंने साफ साफ माना कि टू फिंगर जेन में उनकी महारत अभी अपने पीक पर नहीं पहुंची थी। अपनी अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद गुजारे के लिए लियू दायो ने गेशांग नाम की एक एस्कॉर्ट एजेंसी शुरू की और तब से एस्कॉर्टिंग मिशन को अपना करियर बनाया है और 30 से ज्यादा एस्कॉर्ट मास्टर्स और उनके परिवारों की रोजी रोटी में मदद की है। कुछ दिन पहले जब वे इस बर्फीले इलाके से गुजर रहे थे तो बदकिस्मती से स्नो ईगल कैसल से एक डाकू ने उन पर हमला कर दिया, जिससे 13 एस्कॉर्ट मास्टर घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। उस समय जब लियू दायो ने बचाव के लिए हमला करने की कोशिश की तो वह फिर से खतरे में पड़ गया। किस्मत से शी फेयांग ने अपनी जबरदस्त मार्शल स्किल्स और बेमिसाल हिम्मत से मदद की और स्नो ईगल कैसल से डाकुओं को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, एस्कॉर्ट एजेंसी की सुरक्षा पक्की की और लियू दायो और एस्कॉर्ट मास्टर्स को बचने दिया। नतीजतन लियू दायो और एस्कॉर्ट मास्टर्स ने शी फेयांग का दिल से शुक्रिया अदा किया और उनकी जान बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। लियू दायो की बहन, जिसका नाम लियू गुई हुआ था, न सिर्फ एक खिले हुए फूल की तरह बहुत सुंदर थी, बल्कि कई लोगों की नजरें भी उस पर टिकी थीं। उसका रूप एक खूबसूरत पेंटिंग जैसा था जो उसे देखने वाले सभी को अपनी ओर खींच लेता था। आप लोग इस चैनल सबसे जरूरी बात यह है कि लियू गुइहुआ का स्वभाव दयालु और भला चाहने वाला था। वह हमेशा मुश्किल में पड़े लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। उसकी मुस्कान बसंत की धूप की तरह थी, गर्म और चमकदार, जो दूसरों के दिलों की उदासी दूर कर सकती थी और उनके अंदर की बर्फ पिघला सकती थी। लेकिन बदकिस्मती से एक एस्कॉर्ट मिशन के दौरान लियू गुइहुआ ने बुरे डाकू जियांग फैंग का ध्यान खींच लिया। जियांग फांग एक क्रूर विलेन था जो लियू गुइहुआ की सुंदरता से जलता था, इसलिए उसने किडनैपिंग की साजिश रची। गेशांग एस्कॉर्ट एजेंसी पर हमला करने के बाद लियू गुइहुआ पर हमला करके उसे सफलतापूर्वक पकड़ लिया। लियू दायो ने अपनी बहन को खतरनाक डाकुओं द्वारा किडनैप होते देखा। उसका दिल गहरी चिंता और गुस्से से भर गया। फिर भी बेरहम डाकुओं का सामना करते हुए लियू दायो सिर्फ बेबस होकर एस्कॉर्ट एजेंसी के सदस्यों को जियांग फैंग और उसके साथियों द्वारा स्नो ईगल कैसल ले जाते हुए देख सकता था। स्नो ईगल कैसल जियांग फेंग का ठिकाना था, जो एक सुनसान बर्फीले पहाड़ पर था, जिसका बचाव करना आसान था लेकिन खतरनाक इलाके की वजह से हमला करना मुश्किल था। लियू दायो अपनी बहन और एस्कॉर्ट एजेंसी के सदस्यों को बचाने की मुश्किल को अच्छी तरह जानता था। वह समझ गया था कि वह अकेले जियांग फेंग को चुनौती नहीं दे सकता और यह भी नहीं कि स्नो ईगल कैसल लियाओडोंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण जियांगहू समूह था। इस तरह लियू दायो ने साथी मार्शल आर्टिस्ट से मदद लेनी शुरू कर दी। लियाओडोंग क्षेत्र कई मार्शल आर्ट पंथों का घर था और पंथ के नेता और उनके शिष्य सभी कुशल लोग थे। लियू दायो को उम्मीद थी कि वे सब मिलकर एक मजबूत टीम बनाएंगे, बर्फीले इलाके में जाएंगे और एस्कॉर्ट एजेंसी के सदस्यों और अपनी बहन लियू गुइहुआ को बचाएंगे। लियाओडोंग में लियू दायो ने अलग अलग ग्रुप के नेताओं को हालात समझाए और उनसे मदद मांगी। उन्होंने अपनी बहन की सुंदरता और दयालुता के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही जियांग फांग की क्रूरता और बुरे कामों के बारे में भी बताया। यह जानने के बाद कई मार्शल आर्टिस्ट ने मदद करने की इच्छा जताई, लेकिन जब एक्शन का समय आया तो बचाव के लिए लियू दायो के साथ स्नो ईगल कैसल तक कुछ ही लोग गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ज्यादातर लोग स्नो ईगल कैसल की ताकत और क्रूरता से डरते थे। शुरू में सेक्ट लीडर लियू दायो से खुद मिलकर वादे करते हुए स्नो ईगल कैसल के अपने डर को बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन लियू दायो के जाने के बाद वे दुनिया से दूर हो गए, अपने वादे पूरे नहीं कर पाए और तय जगह पर इकट्ठा नहीं हुए। लियू दायो और उनके साथ आए कुछ मार्शल आर्टिस्ट कई दिनों तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें पंथ के नेताओं या उनके शिष्यों का कोई पता नहीं चला। बहुत निराश होने के बावजूद लियू दायो ने अपनी भावनाएं नहीं दिखाई। हुआ यूं कि उस समय उनके गुरु मास्टर युआची लियाओडोंग क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। एक बहुत सम्मानित साधु होने के नाते मास्टर युआची को अपने शिष्य की परेशानी के बारे में पता चलने पर उन्होंने मदद करने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। दुर्भाग्य से स्नो ईगल कैसल के रास्ते में मास्टर युआची स्नो ईगल कैसल के डाकुओं के हमले में फंस गए। डाकुओं ने मास्टर युआची को पकड़ने के लिए मुश्किल इलाके का इस्तेमाल किया और चालाकी से जाल बिछाए। आखिरकार मास्टर युआची को पकड़ लिया गया और वह स्नो ईगल कैसल के हाथों में चला गया। लियू दायो के लिए यह खबर मुसीबत पर मुसीबत बन गई, फिर भी उसने हार नहीं मानी और किसी भी कीमत पर अपनी बहन और मास्टर युआची को स्नो ईगल कैसल के डेमन पाम से बचाने की कसम खाई। 17 साल की लियू गुइहुआ अपनी जवानी के सबसे अच्छे दिनों में थी, जोश से भरी हुई और फूल की तरह खिली हुई। उसका फिगर पतला और सुंदर था, हवा में धीरे धीरे लहराते हुए एक लंबे बिलों के पेड़ जैसा, जिसमें एक अनोखा आकर्षण था। लियू गुइहुआ का चेहरा नाजुक, नुकीला और अंडाकार था, जिसमें सुंदर फीचर्स थे। खासकर उसकी आंखें सुंदर और मनमोहक बादाम की तरह। उसकी मुस्कान सूरज की रोशनी की तरह गर्म थी, जिससे कोई भी उसकी खुशी से इंप्रेस हो जाता था।
उसकी हर हरकत जवानी की जान से भरी थी। उसकी मौजूदगी एक शानदार नजारे जैसी थी जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था, जो उसकी सुंदरता और खासियत को दिखाता था। इस समय लियू गुइहुआ ने एक शानदार टाइगर फर कोट पहना हुआ था, जो उसकी बहादुरी को और बढ़ा रहा था। टाइगर फर का पैटर्न धूप में सुनहरा चमक रहा था, मानो उसकी हिम्मत और मजबूती दिखा रहा हो, जिससे वह भीड़ में खास तौर पर आकर्षक लग रही थी। लियू दायो के सारी बातें बताने के बाद लियू गुइहुआ ने हाथ जोड़कर शी फेयांग को सम्मान से झुककर प्रणाम किया और उनकी जान बचाने वाली कृपा के लिए बहुत शुक्रिया अदा किया। इस पल शी फेयांग के बहादुरी भरे काम उनके दिल में गहराई से बस गए। सुंदर और आकर्षक मार्शल स्किल्ड शी फेयांग को देखकर लियू गुइहुआ बहुत तारीफ से भर गया। उसकी आंखें पूजा और प्यार से चमक रही थीं। वह शी फेयांग की बहादुरी की भावना से बहुत आकर्षित थी। उसके दिल में उसके लिए बहुत तारीफ थी, जैसे दुनिया में कोई और उसके दिल को शी फेयांग की तरह नहीं छू सकता था। शी फेयांग की मौजूदगी रोशनी की किरण की तरह थी, जो लियू गुइहुआ के दिल की दुनिया को रोशन कर रही थी। फिर लियू गुइहुआ ने धीरे से कहा, युवा मालिक की बड़ी मेहरबानी कभी नहीं भूली जाएगी। अगर मौका मिला तो गुइहुआ युवा मालिक के लिए जान जोखिम में डालने को तैयार है। बोलने के बाद उसके गालों पर एक शर्मीली लाली आ गई, जिससे उसका चार्म और बढ़ गया। शी फेयांग ने जोर से हाथ हिलाया और बहुत अच्छा व्यवहार दिखाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मिस लियू, हम दोनों मार्शल आर्ट्स के लोग हैं। हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है। उनकी नजर कोमल लेकिन गहरी थी। ऐसा लगता था कि वे किसी के दिल में झांक सकती हैं, जिससे बहुत सुरक्षा और विश्वास का एहसास होता है। नरम लेकिन पक्के लहजे में शी फेयांग ने आगे कहा, मिस लियू, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जियांगू का रास्ता लंबा और दूर है और हम भविष्य में फिर मिल सकते हैं। उस समय अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बस बोलिए और मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। उनके शब्दों में ईमानदारी और पक्का इरादा दिख रहा था, जिससे उनकी बहादुरी का एहसास दिखा। अध्याय 14 से 12 स्नो माउंटेन फ्लाइंग फॉक्स। ये बातें सुनने के बाद लियू गुइहुआ के दिल में उनके लिए तारीफ और गहरी हो गई। उसने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी आंखों में पक्का इरादा था। शी फेयांग के शब्द उसके दिल में गहराई से बैठ गए थे। लियू गुइहुआ को साफ साफ महसूस हो रहा था कि शी फेयांग भविष्य में एक मार्शल आर्ट्स हीरो होगा जिस पर भरोसा किया जा सकता है। इस समय शी फेयांग बर्फ से ढकी बड़ी जमीन पर खड़ा था। उसकी नजरें मजबूत और गहरी थीं और उसने पक्के इरादे और जोर से कहा कि क्योंकि स्नो ईगल कैसल मार्शल आर्ट्स का एक संकट बन गया है, इसलिए इसे खत्म करना अब एक जरूरी काम है। इसलिए शी फेयांग ने स्नो ईगल कैसल को खत्म करने का अपना इरादा दिखाने के लिए जियांग फांग और दूसरे विलेन के सिर के साथ लियू दायो को स्नो ईगल कैसल भेजकर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। लियू दायो अच्छी तरह जानता था कि इस जिंदगी और मौत के मुकाबले में अपने सामने मौजूद युवा हीरो के साथ लड़कर ही उसे इस भयंकर लड़ाई में आखिरी जीत हासिल करने का मौका मिल सकता है। अभी अभी खत्म हुई जबरदस्त लड़ाई में शी फेयांग के शानदार प्रदर्शन ने जरूर लियू दायो में नई ताकत भर दी और उनमें लड़ने का जोश फिर से जगा दिया। इस तरह भाई बहन की जोड़ी लियू दायो और लियू गुइहुआ ने अपना मिशन पूरा किया और लोगों को आगे बढ़ाया। लियू दायो, लियू गुइहुआ और दूसरों के जाने के बाद शी फेयांग बर्फ में अकेला खड़ा था। उसकी नजर धीरे धीरे बर्फ से ढकी लाशों पर टिकी थी। उसका दिल अनगिनत भावनाओं और गहरी सोच से भर गया था। शी फेयांग ने याद किया कि इस बड़े बर्फ के मैदान में उन्हें न सिर्फ एक मुश्किल हालात में जिंदा रहने की उम्मीद मिली, बल्कि उन्होंने कुछ दिव्य हुनर भी सीखे, जिन्होंने मार्शल आर्ट्स में लोगों का ध्यान खींचा। इससे उन्हें और यकीन हो गया कि जब तक दिल में रोशनी है, चाहे कोई कहीं भी हो, वे आगे का रास्ता रोशन कर सकते हैं और खुद को एक सुनहरे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। शी फेयांग ने मार्शल आर्ट्स में शांति और न्याय लाने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का पक्का इरादा किया, जिससे इस बर्फीले मैदान में नई उम्मीद जगी। इस बर्फीली जमीन पर शी फेयांग का शरीर बहुत मजबूत दिखाई दे रहा था। उसकी नजर एक तेज तलवार की तरह थी, जो घूमती हुई बर्फ के टुकड़ों को भेदती हुई सीधे आगे की ओर देख रही थी। इस समय शी फेयांग का दिल शांति और मेलजोल से भर गया था। इस जंगल, समुद्र और बर्फ के मैदान में भीड़ भाड़ से दूर शी फेयांग शांत होकर अपने दिल की आवाज सुनने लगा और जिंदगी की पवित्रता और सार को गहराई से समझने लगा। लियू दायो और लियू गुइहुआ के नक्शे कदम पर चलते हुए स्नो ईगल कैसल की यात्रा पर शी फेयांग को अचानक ताई जुआन जिन की एक गहरी कहावत याद आई, बिना कोई निशान छोड़े 1000 मील की यात्रा करो। इस तरह शी फेयांग हल्के से दबे पांव चला, जैसे कोई फुर्तीला अबाबिल आसमान में उड़ रहा हो, और उसने एक कमाल की बिना कोई निशान छोड़े 1000 मील की यात्रा करें वाली सुप्रीम लाइटनेस टेक्निक दिखाई। एकदम सफेद बर्फ के मैदान पर स्नो माउंटेन फ्लाइंग फॉक्स की तरह बर्फ के टुकड़े उसके चारों ओर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह उसके सुंदर शरीर को छू भी नहीं पा रहा है। शी फेयांग की हरकतें हल्की और सुंदर दोनों थीं, मानो आसमान और धरती में मिल गई हों, बिना कोई निशान छोड़े 1000 मील की यात्रा कर रही हों। वह बादलों के बीच से बिजली की तरह तेजी से निकला, आसमान में सुंदर आर्क बनाते हुए। एक पल में शी फेयांग तेजी से लियू दायो, लियू गुइहुआ और दूसरों के साथ स्नो ईगल कैसल की ओर बढ़ गया। स्नो ईगल कैसल के पास पहुंचते ही शी फेयांग, लियू दायो, लियू गुइहुआ और बाकी लोग बर्फ में लेट गए और आसपास के माहौल को ध्यान से देखने लगे। अपने आसपास देखने पर उन्हें पता चला कि स्नो ईगल कैसल के पूरब की तरफ लगभग 1 किलोमीटर दूर एक कुदरती चट्टान थी।
उड़ने के लिए तैयार उड़ते हुए बांस के आकार जैसी दिखने वाली इस जगह का नाम ईगल्स बीक क्लिफ रखा गया। चट्टान के ऊपर खड़े होकर कोई भी पूरे स्नो ईगल कैसल और उसके आसपास के शानदार नज़ारे देख सकता था। यह स्नो ईगल कैसल का वॉच टावर भी था। ईगल्स बीक क्लिफ से नीचे देखने पर स्नो ईगल कैसल के 100 से ज्यादा पहरेदार वहां मौजूद थे, जो किसी भी आने वाले दुश्मन पर नजर रख सकते थे। वे हर समय बहुत चौकन्ने रहते थे और स्नो ईगल कैसल की सुरक्षा पक्की करते थे, जैसे कोई मजबूत रुकावट हो। स्नो ईगल कैसल पहाड़ की चोटियों पर एक उड़ते हुए बांस की तरह खड़ा है, जो नीचे की बड़ी जमीन को देख रहा है। यह ऐतिहासिक महल सैकड़ों सालों की मुश्किलों को झेलने के बाद भी मजबूत बना रहा और ऐसा लगता है कि इसने दुनिया के सामने अपनी मजबूत सुरक्षा साबित कर दी है। महल की बाहरी दीवारें बड़े बड़े ग्रे पत्थर के ब्लॉक से बनी थीं, जो ठोस और मोटे थे। पत्थर की दीवारों पर समय के निशान थे, जो अनगिनत तूफानों को देख रहे थे और इतिहास के बदलावों को बता रहे थे। महल के चारों कोने वाले टावर आसमान में ऊंचे थे। हर एक पर ईगल पैटर्न वाला कढ़ाई वाला झंडा सजा था, जो हवा में लहरा रहा था और दुनिया को स्नो ईगल कैसल की शान और शान बता रहा था। महल का मेन गेट बहुत बड़ा और शानदार था, जिसके दरवाजे पर एक असली जैसा ईगल बना हुआ था, जिसके पंख फैले हुए थे। उसकी नजर मशाल की तरह थी, जो किसी भी पल उड़ने के लिए तैयार लग रहा था, जो उसकी बेहिसाब आजादी और ताकत दिखा रहा था। महल के अंदर का आर्किटेक्चरल लेआउट बिखरा हुआ और एक जैसा था, जिसमें हर टावर और दीवार से एक पुराना और रहस्यमयी माहौल निकलता था। आंगन में नीले पत्थर से बने घुमावदार रास्ते थे, जिनके दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ थे। किले के पहरेदार कवच पहने और भाले पकड़े गंभीर लग रहे थे और किसी भी संभावित खतरे से हमेशा सावधान रहते थे। हर बार जब सूरज डूबता है तो महल की पत्थर की दीवारों पर सुनहरी चमक फैल जाती है। पूरा स्नो ईगल कैसल सुनहरी चमक से ढका हुआ लगता है और भी शानदार और पवित्र लगता है। रात में महल में बहुत रोशनी होती थी। खिड़कियों से हल्की रोशनी आती थी, जिससे दूर तक गर्मी फैलती थी। महल के गेट तक जाने वाला चौड़ा और सपाट पत्थर का रास्ता पहाड़ के नीचे बसे गांव तक फैला हुआ और घुमावदार था। सड़क के दोनों तरफ पुराने चीड़ के पेड़ों की लाइनें खड़ी थीं, जो पत्तियों से लदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे चुपचाप बाहरी दुनिया के लिए इस जरूरी रास्ते की रखवाली कर रहे हों। ये चीड़ के पेड़ सड़क के किनारे खड़े थे, जैसे पहरेदार दिन रात बिना थके स्नो ईगल कैसल की शांति और सुरक्षा की रक्षा कर रहे हों। जैसे ही हवा चलती, चीड़ के पेड़ों की डालियां और पत्तियां धीरे धीरे हिलती, जिससे हल्की सरसराहट की आवाज आती। जैसे ही सूरज डूबा, सुनहरी धूप महल की मजबूत पत्थर की दीवारों पर पड़ी, जिससे एक शानदार नजारा दिखा। डूबते सूरज के नीचे महल की पत्थर की दीवारों से एक गर्म चमक निकल रही थी, मानो दुनिया को इसकी पुरानी शान और इज्जत दिखा रही हो। जब रात हुई तो चांदनी में महल और भी रहस्यमयी और गंभीर लग रहा था। चांदनी महल के हर कोने पर फैली हुई थी, जिससे चांदी जैसी चमक आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस पुराने महल पर एक रहस्यमयी पर्दा डाल दिया हो। फेंग कैसल के पुराने और पवित्र गेट से अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज नजर आती है वह है एक बड़ा और शानदार हॉल। हॉल का साइज हैरान करने वाला था, मानो कोई महल में हो। हॉल के बीच में एक बड़ा तेल का लैंप लटका हुआ था। उसकी रोशनी हल्की और गर्म थी, मानो सारी उदासी दूर कर देगी। हॉल के हर कोने को रोशन कर रही थी, जिससे कोई भी बहुत आरामदायक और सुकून महसूस कर रहा था। हॉल की चारों दीवारों पर पीढ़ियों से अलग अलग किले के मास्टर्स के पोर्ट्रेट लगे हुए थे। इन पोर्ट्रेट में हर कैरेक्टर के एक्सप्रेशन अलग थे। कुछ की निगाहें मजबूत थीं, जैसे वे दूर दुश्मनों को घूर रहे हों और इस जमीन की रक्षा करने की कसम खा रहे हों। कुछ की भौहें सिकुड़ी हुई थीं और वे सोच रहे थे कि मौजूदा मुश्किल को कैसे सुलझाया जाए, और वे बहुत समझदारी और पक्का इरादा दिखा रहे थे। फिर भी बिना किसी अपवाद के इन चित्रों में पक्की इच्छाशक्ति और जबरदस्त जोश की भावना झलकती थी। अध्याय 15 से 13 ब्लेड और छाया। हॉल का लेआउट फेंग कैसल की गंभीरता और उसके इतिहास की गहराई को पूरी तरह से दिखाता है। मोमबत्तियों की रोशनी पोर्ट्रेट पर नाचती है, जो एक के बाद एक किले के मास्टर्स के शानदार कामों को बताती है और इस परिवार के सम्मान के लिए सम्मान और चाहत की भावना जगाती है। हर पोर्ट्रेट के पीछे एक मशहूर कहानी छिपी है और हर नजर एक जबरदस्त चमक से चमकती है। फेंग कैसल सिर्फ एक दिखने वाली बनावट नहीं है, बल्कि एक मशहूर परिवार की निशानी भी है, इतिहास का सबूत है। शी फेयांग ने अपनी अनोखी गोल्डन आइज नजर से दूर से ईगल्स बीक क्लिफ के इलाके और टोपोग्राफी को ध्यान से देखा और आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। अच्छी तरह देखने और एनालिसिस करने के बाद उन्होंने अपने मन में एक साफ एक्शन प्लान बनाया। वह जानता था कि स्नो ईगल कैसल में घुसपैठ करने के लिए पहला काम ईगल्स बीक क्लिफ पर 100 से ज्यादा संतरियों के साथ स्थिति को सुलझाना था। ईगल्स बीक क्लिफ की खड़ी जमीन और मजबूत डिफेंस को देखते हुए सीधे हमले से जरूर काफी नुकसान होगा। इसलिए शी फेयांग ने क्रूर बल के बजाय चालाकी की रणनीति अपनाने का फैसला किया। उन्होंने दुश्मन के डिफेंस लेआउट और इलाके की गहराई से स्टडी की और एक पूरा प्लान बनाया। इसलिए शी फेयांग ने लियू दायो, लियू गुइहुआ और कई दूसरे साथियों को सीधे ईगल्स बीक क्लिफ पर चढ़ने का ऑर्डर दिया, ताकि दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए अफरातफरी मच जाए। इस बीच शी फेयांग ने अपनी खास 1000 माइल्स विदाउट ए ट्रेस लाइटवेट टेक्निक का इस्तेमाल करके चुपचाप किनारे से ऊपर की ओर ग्लाइड किया। वह एक फुर्तीली बिल्ली की तरह चला, दुश्मन की नजर से बचते हुए चट्टान पर हल्के से चला और ईगल्स बीक क्लिफ में सफलतापूर्वक घुस गया।
घुसपैठ के दौरान शिफेयान ने इलाके की अपनी जानकारी और गहरी नजर का इस्तेमाल करते हुए चालाकी से दुश्मन के पेट्रोलिंग रूट से बचकर निकल गए। वह हर छिपे हुए कोने और छाया का इस्तेमाल करता था, एक भूत की तरह चुपचाप घूमता रहता था। शिफेयान ने जो भी कदम उठाया वह बहुत ध्यान से सोचा समझा था ताकि कोई आवाज न निकले, ताकि दुश्मन को पता न चले। इस चालाकी से वह सभी पहरेदारों की नजरों से बचकर चुपचाप स्नो ईगल कैसल के मेन एरिया में पहुंच गया। शिफेयान की समझदारी और सोची समझी स्ट्रेटेजी ने लियू गुइहुआ के दिल में हलचल मचा दी। शिफेयान की हर गहरी नजर या हल्का सा इशारा लियू गुइहुआ के अंदर की सबसे सेंसिटिव डोर को खींचता था। लियू गुइहुआ को महसूस होता था कि शिफेयान की हर हरकत के साथ उसके दिल की धड़कन तेज हो रही है, जिसे कोई अनदेखी ताकत खींच रही है। शिफेयान की हर मुस्कान, हर ख्याल लियू गुइहुआ के दिल को तेजी से धड़काता था, जो ज्यादा देर तक शांत नहीं हो पाता था। ईगल्स बीक क्लिफ की खतरनाक चोटी पर 100 से ज्यादा संतरी धधकती भट्टी के चारों ओर बैठे थे, गर्मी का मजा ले रहे थे, पीने और मौजमस्ती करने के लिए इकट्ठा हो रहे थे, ठंड से बच रहे थे। लेकिन इसी समय उन्हें अचानक लगा कि कोई चट्टान की खड़ी चट्टान पर चढ़ रहा है। तो संतरियों ने तुरंत जवाब दिया, धनुष उठाए और लियू दायो, लियू गुइहुआ और दूसरे साथियों पर तीरों की बौछार कर दी। लियू दायो और लियू गुइहुआ हुक वाली रस्सियों से कसकर चिपके हुए थे, उनके शरीर हवा में घूम रहे थे और वे तीरों की बारिश से बड़ी कुशलता से बच रहे थे। उन्होंने आसपास के पेड़ों और चट्टानों को कवर के तौर पर इस्तेमाल किया और दुश्मन के हमलों से बड़ी चतुराई से बच निकले। इस टेंशन वाले पल में शिफेयान ने इस खास मौके का फायदा उठाया। वह तीर की डोरी से छूटते ही तेजी से उछला और तेजी से अपनी कमर से म्यांमार सेबर निकाला और जोर से वार किया। क्रैक, कई तीखी आवाजों के साथ कई सिर कट गए। कुछ लाशें जमीन पर गिर गईं, चारों तरफ खून बिखर गया, जिससे वहां अफरातफरी मच गई। दुश्मन का हमला हुआ है, संतरी घबराकर चिल्लाए, जल्दी से अपने हथियार उठाए और शिफेयान पर हमला कर दिया। शिफेयान ने म्यांमार सेबर को कसकर पकड़ा, अपनी शानदार 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक दिखाते हुए और डीप कंसीलमेंट ऑफ बॉडी एंड नेम सुप्रीम लाइटनेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वह एक भूत की तरह दुश्मनों की लाइनों के बीच से निकल गया। उसके हर वार के साथ एक अजय सेबर ऑरा निकला, जिसने उसके सामने के दुश्मनों को एक एक करके काट दिया। उनकी सेबर टेक्निक तेज और सटीक थी, हर मूव एकदम सही था, जो 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक की चमक और उनकी गहरी अंदरूनी पावर कल्चर दोनों को दिखाता था। शिफेयान ने जहां भी अपनी सेबर घुमाई, दुश्मन गिर गए। आग की रोशनी में उनका रूप और भी शानदार लग रहा था। इस समय शिफेयान की नजरें सख्त और ठंडी थीं, जैसे युद्ध के मैदान में कोई खूंखार बाघ अपनी तलवार से डाकुओं के बीच उत्पात मचा रहा हो। उसकी आंखों में बेरहमी का इरादा था, जैसे वह सबको बता रहा हो कि वह लड़ाई के मैदान में कोई रहम नहीं दिखाएगा। इसलिए शिफेयान ने लगातार कैंगसोंग वेलकमिंग गेस्ट और गोल्डन ड्रैगन कॉइलिंग क्लॉक मूव्स किए। उसकी सेबर टेक्निक और भी खतरनाक होती गई, जो पूरे लड़ाई के मैदान में तूफान की तरह छा गई। हर वार के साथ दुश्मन की चीखें भी आती थीं और दुश्मनों की संख्या धीरे धीरे कम होती जाती थी। उसके एक्शन तेज और सटीक थे, जैसे हर वार जानलेवा वार के लिए सोच समझकर किया गया हो। एक पल में कृपाण की रोशनी और तलवार की परछाई के बीच सभी दुश्मन शिफेयान के म्यांमार कृपाण के नीचे गिर गए। युद्ध के मैदान में मौत के देवता की तरह शिफेयान ने बिना किसी भावना के दुश्मनों की जान ले ली और उसके आसपास हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। ठंड और बर्फ की मार से खून तेजी से बर्फ बन रहा था। हवा में खून की गंध भरी हुई थी, ठंडी हवा में चीख पुकार मची हुई थी, जिससे ईगल्स बीक क्लिफ एक इंसानी नरक जैसा लग रहा था। तेज हवा और बर्फबारी के बहुत खराब मौसम में दुनिया में अफरातफरी मच गई। ऐसा लगा जैसे इस भयंकर तूफान ने समय को भी निगल लिया हो। अगर अचानक सिग्नल रॉकेट या पास में गूंजने वाले दूसरे चेतावनी के निशान न होते तो स्नो ईगल कैसल के डाकुओं को ईगल्स बीक क्लिफ पर किसी भी घटना का बिल्कुल पता नहीं चलता। वे अपनी कच्ची लकड़ी की झोपड़ियों में दुबके हुए थे, खराब मौसम से बचने की कोशिश कर रहे थे और चुपचाप बढ़ते खतरे से बेखबर थे। ईगल्स बीक क्लिफ पर संतरियों को चुपचाप मारने के बाद शिफेयान ने अपना तेज हथियार चलाया और अपनी शानदार काम खत्म करने के बाद कपड़े पोंछो और निकल जाओ लाइटनेस टेक्निक दिखाते हुए एक हल्के बर्फ के टुकड़े की तरह शान से तैरते हुए। उसकी हरकतें हल्की और तेज थीं, जो हवा और बर्फ के साथ मिल रही थीं, जिससे उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चलता था। शिफेयान धीरे से लियू दायो के सामने उतरे और धीरे से कहा, ईगल्स बीक क्लिफ पर हमारे पिछले हमले के दौरान हमने जो प्लान बनाया था उसे पूरा करते रहो। स्नो ईगल कैसल के आसपास के डाकुओं का ध्यान भटकाने का कोई तरीका ढूंढो ताकि उन्हें हमारे असली इरादों का पता न चले। हमें इस बर्फीले तूफान का इस्तेमाल कवर के तौर पर करना होगा ताकि हम चुपचाप अपना मिशन पूरा कर सकें। शिफेयान की नजरें पक्की और शांत थीं, जिससे पक्का कॉन्फिडेंस झलक रहा था। उसे यकीन था कि लियू दायो और उसके साथी यह काम पूरा कर सकते हैं, डाकुओं का ध्यान हटाकर यह पक्का कर सकते हैं कि वे चुपके से आ रहे असली खतरे से अनजान रहें। लियू दायो और दूसरों को बर्फीले तूफान की आड़ में भूतों की तरह काम करना होगा, कोई निशान नहीं छोड़ना होगा। इस तरह मिशन की सफलता पक्की करनी होगी। अध्याय 34 से 32 खरगोश का इंतजार 7। सभी की मिलीजुली कोशिशों और सहयोग से पत्थर की बनी इस इमारत में लगी आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। सभी की नजरें शिफेयान पर टिक गईं, उनके लिए गहरी इज्जत और तारीफ से भर गईं। क्योंकि आग सिर्फ यूनिटी हॉल तक ही सीमित थी,
इसलिए स्नो ईगल कैसल के विलेन और डिवाइन वाटर पैलेस की ईगल बीक रॉक सबब्रांच के बदमाशों ने स्नो ईगल कैसल की दूसरी इमारतों में आग लगाने की हिम्मत नहीं की, जैसा कि शी फेयांग ने सोचा था। वू झोंग ने प्यार से शी फेयांग के कंधे पर थपथपाया और तारीफ करते हुए कहा, भाई शी, तुम सच में बहुत समझदार हो। एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी वाले आदमी के तौर पर तुम्हारी इज्जत के लायक हो। सच में उन विलेन ने अपने पुश्तैनी घर को जलाने की हिम्मत नहीं की। जियाओ लिंगलिंग ने भी सहमति जताते हुए कहा, सच में भाई शी, अभी आपने जो हिम्मत दिखाई है वह सच में तारीफ के काबिल है। लियू गुइहुआ ने शी फेयांग को गहरे प्यार से देखा। उसे ऐसे बुद्धिमान और बहादुर आदमी पर गर्व था। उनकी आंखों में शी फेयांग के लिए बहुत सारा प्यार और तारीफ थी, यह जानते हुए कि चाहे उन्हें कितनी भी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना पड़े, शी फेयांग हमेशा अपनी समझदारी और हिम्मत से उन्हें मुश्किल से निकालकर एक अच्छे भविष्य की ओर ले जा सकते हैं। इस अचानक आग लगने की घटना में शी फेयांग की शांति और फैसले लेने की क्षमता ने उनकी जबरदस्त लीडरशिप स्किल्स को दिखाया। उनकी दूर की सोच और दुश्मन की सोच के सटीक एनालिसिस ने स्नो ईगल कैसल और डिवाइन वाटर पैलेस की ईगल बीक रॉक सबब्रांच के विलेन को जल्दबाजी में कोई काम करने से रोक दिया और आखिर में वे बेबस होकर अपनी साजिश को बिखरते हुए देखते रहे। वू झोंग की तारीफ और जियाओ लिंगलिंग की पहचान ने हीरोइक सकुरा एसोसिएशन में शी फेयांग की इज्जत और असर को गहराई से दिखाया। लेकिन शी फेयांग ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से जवाब दिया, आपकी तारीफ सच में बहुत ज्यादा है, मैंने तो बस अपना फाराजा निभाया। लेकिन आगे डिवाइन वाटर पैलेस, जो लियाओडोंग इलाके का सबसे बड़ा ग्रुप है, स्नो ईगल कैसल के चोरों का साथ दे सकता है और हमें कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। यह सुनकर लियू दायो और दूसरों के चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। लियू गुइहुआ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से से कहा, ऐसा बुरा बर्ताव सच में बहुत ज्यादा है, हमें उन्हें कामयाब नहीं होने देना चाहिए। वू झोंग ने भी सिर हिलाया, उसकी नजरें मजबूत थीं और वह सहमत था, हाँ, हमें उन्हें खत्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी। शी फेयांग ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और उनके दिल में एक गर्माहट महसूस हुई। इसलिए शी फेयांग ने शांति से कहा, सब लोग बेफिक्र रहो, मैंने पहले ही एक शुरुआती प्लान बना लिया है। हमारा पहला काम स्नो ईगल कैसल की सुरक्षा को मजबूत करना है, ताकि विलेन आसानी से हमला न कर सकें। फिर हम डिवाइन वाटर पैलेस पर जोरदार हमला करने का मौका देखेंगे, जिससे उन्हें हमारी ताकत का एहसास होगा। अब प्लीज मेहनत से अंदर एक सुरंग खोदो, जबकि मैं बाहर पहरा दूंगा। शी फेयांग के आदेश पर सबने तेजी से एक्शन लिया। उन्होंने काम को साफ साफ बांट लिया। कुछ लोग स्नो ईगल कैसल के डिफेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार थे, जबकि दूसरे लोग अंदर सुरंग खोदने लगे। स्नो ईगल कैसल के बाहरी इलाके में भड़की हुई आग को स्नो ईगल कैसल के विलेन वू रुशान, वू ची, वू वेई और दूसरे लोगों ने पहले ही बुझा दिया था। असल में यह उनका पुश्तैनी घर था और उन्होंने सच में इसे जलाने की हिम्मत नहीं की। फिर भी वू रुशान, वू ची और वू वेई जैसे विलेन अभी भी अंधेरे में छिपे हुए थे। इस समय शी फेयांग को महल से बाहर निकलते देख उन्होंने तुरंत अपने धनुष और तीर निकाले और शी फेयांग पर जोरदार हमला कर दिया। एक पल में तीरों की बारिश तूफान की तरह हुई, हवा में तेजी से घूमते हुए शी फेयांग को कुचल दिया। इस अचानक हमले का सामना करते हुए शी फेयांग ने सिर्फ एक नफरत भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, फिर तुरंत अपनी शानदार हल्की टेक्निक डीप कंसीलमेंट ऑफ बॉडी एंड नेम का इस्तेमाल किया। उनकी बॉडी टेक्निक बहुत फुर्तीली भूत जैसी थी, जो तीरों की घनी बारिश के बीच आसानी से निकल रही थी। हर तीर सिर्फ शी फेयांग को छूकर निकल जाता था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता था। पहले लीडर को पकड़ने का तरीका समझकर शी फेयांग की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। उसका शरीर पहाड़ से उतरते हुए बाघ जैसा था, जो तुरंत वू रुशान की ओर झपटा। यह देखकर वू रुशान का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने जल्दी से अपने हाथ में लंबी कृपाण घुमाई और शी फेयांग के हमले का विरोध करने की कोशिश की। लेकिन शी फेयांग ने तथागत दिव्य हथेली से पहाड़ों और नदियों का उल्टा मूव बेरहमी से किया और दुश्मन पर छिपी हुई ताकत से वार किया। एक पल में ऐसा लगा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी अंधकार में डूब गए हों, जैसे सूर्य और चंद्रमा ने अपनी रोशनी खो दी हो। शी फेयांग की हथेली की टेक्निक बहुत तेज थी। हर वार में पहाड़ों और समुद्र को उलटने जैसी ताकत थी, जिससे वू रुशान को बार बार पीछे हटना पड़ा। वह पलटवार नहीं कर सका। तभी वू वेई ने जल्दी से अपनी कृपाण निकाली, शी फेयांग की पीठ पर हमला किया और दुश्मन को घेरकर अपने साथी को बचाने की स्ट्रेटेजी से वू रुशान को बचाने की कोशिश की। लेकिन शी फेयांग ने आसानी से साइड स्टेप किया, वू वेई के चुपके से किए गए हमले को चकमा दिया और साथ ही वू वेई की छाती पर हथेली से वार किया। धमाका! वू वेई को लगा कि कोई जबरदस्त ताकत आ रही है। उसके पूरे शरीर पर ऐसा लगा जैसे किसी जोरदार झटके से, जिससे ताजा खून बहने लगा और वह पीछे की ओर उड़ गया। यह सीन देखकर वू रुशान बहुत डर गया। उसे पता था कि अगर उसने तुरंत जवाब नहीं दिया तो दोनों की वहीं मौत हो सकती है। इस तरह उसने एक गहरी सांस ली, अपनी लंबी तलवार फिर से घुमाई और शी फेयांग पर जोरदार हमला कर दिया। उसकी कृपाण बिजली की तरह चमकी, जबरदस्त। दूसरी तरफ शी फेयांग ने वू रुशान के हमलों को बड़ी खूबसूरती से चकमा दिया और पलटवार करने का मौका ढूंढ रहा था। अचानक वह उछला और एक हथेली वू रुशान के कंधे पर लगी। अय्या! वू रुशान को बहुत दर्द हुआ। वह बुरी तरह चिल्लाया और उसके हाथ में पकड़ी लंबी तलवार अचानक उसकी पकड़ से छूट गई। तभी वू वेई मुश्किल से खड़ा हुआ, एक छोटी तलवार लेकर और बगल से शी फेयांग पर हमला कर दिया।
शी फेयान ने नफरत से मुंह बनाया और गाली देते हुए कहा, खुद को ज्यादा समझ रहे हो। हम उसका रूप फिर से चमका। हैरानी की बात है कि वह एक ही समय में दोनों के सामने आ गया और दोनों की छाती पर एक साथ अपनी हथेलियां मारी। बैंग बैंग, दो तेज आवाजें, और वो रुशान और वो वेई के लिए सब कुछ अंधेरा हो गया, मानो दुनिया तुरंत ढह गई हो। उनके शरीर टूटी डोर वाली पतंगों की तरह दूर जा गिरे और वे भारी होकर जमीन पर गिर पड़े और हिल भी नहीं पा रहे थे। वूची और बाजाताई ने जल्दी से अपनी तलवारें लहराईं और वूची के पिता वो रुशान और चचेरे भाई वू वेई को बचाने की कोशिश में हमला कर दिया। लेकिन शी फेयांग ने जल्दी से वू वेई को पकड़ा, स्नो ईगल कैसल की तरफ दौड़ा, एक पैर से दो भारी लोहे के दरवाजों को लात मारी, एक हाथ से दरवाजे का बोल्ट खींचा, फिर वू वेई को घसीटते हुए सीधे लियू गुइहुआ के बेडरूम में ले गया। लियू गुइहुआ और दूसरों ने जल्दी से अपने लोहे के फावड़े और कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी और हालात समझने के लिए उत्सुक होकर कमरे में भागे। शी फेयांग ने अपने हाथों से तियानशान स्नो लोटस वाटर की एक बोतल और शाओलिन खजाना लेसर रिटर्निंग पिल निकाला और उन्हें शियाओ लिंगलिंग को देते हुए कहा, जल्दी से उसका इलाज करो, उसे मरना नहीं चाहिए। उसका बचना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें उसका इस्तेमाल स्नो ईगल कैसल की बुरी ताकतों को खत्म करने के लिए करना चाहिए। आखिर वह यंग मास्टर है और अपने पिता की तरफ से पावर का इस्तेमाल कर सकती है। जियाओ लिंगलिंग ने थोड़ा सिर हिलाया, तियानशान स्नो लोटस वाटर और लेसर रिटर्निंग पिल लेकर फिर वो वेई का इलाज शुरू किया। लियू गुइहुआ ने धीरे से उसकी छाती को सहलाया, राहत की सांस ली। पहले मन ही मन चिंता कर रही थी कि क्या शी फेयांग के मन में वो वेई के लिए कोई गलत भावना है। अब वह समझ गई कि शी फेयांग वो वेई का इस्तेमाल करना चाहता था। बहुत अच्छा। शी फेयांग मुड़ा और लियू गुइहुआ के बेडरूम से निकलकर यूनिटी हॉल की ओर चला गया। इसी समय वूची, बाजाताई और दूसरे लोग खिड़कियां तोड़कर अंदर आ गए, जोर जोर से चिल्लाते हुए, अपनी तलवारें लहराते हुए, और शी फेयांग पर हमला कर दिया। शी फेयांग के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई, उसकी आंखों में एक नफरत भरी चमक चमक रही थी। उसने नफरत से कहा, हम यहाँ फिर से मरने के लिए। जैसे ही ये शब्द निकले, उसने जल्दी से अपनी कमर से म्यांमार सेबर निकाला और अपनी डरावनी 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक का इस्तेमाल किया। एक चाल समुद्र से तेज लहरें चली, कृपाण की रोशनी तेज लहरों की तरह तेजी से उठी, सीधे वूची की छाती की ओर बढ़ी। वूची को लगा कि तेज हवा आ रही है और वह जल्दी से बच गया, लेकिन ब्लेड से घायल होने से बाल बाल बच गया। अध्याय 35 से 33, खरगोश का इंतजार 8। हालांकि बाजार प्लेटफॉर्म शी फेयांग के अचानक हमले से हैरान था, लेकिन वह घबराया नहीं। इसके अलावा बाजार प्लेटफॉर्म की मार्शल स्किल्स सच में बहुत अच्छी थीं। शी फेयांग के हमले का सामना करते हुए उसने तुरंत जवाब दिया और तेजी से काउंटर अटैक किया। जब शी फेयांग अभी भी हवा में था, बाजार प्लेटफॉर्म ने शी फेयांग के पैरों पर अपनी तलवार घुमाई ताकि उसके हमले को रोक सके। यह देखकर शी फेयांग ने तुरंत ईगल स्ट्राइक्स द लॉन्ग स्काई मूव किया, हवा में नीचे की ओर वार किया, जबकि उसका दाहिना पैर सीधे बाजार प्लेटफॉर्म के कनपट्टियों की ओर बढ़ा। दो लोहे के ब्लेड हवा में टकराए, जिससे एक साफ क्लैंक जैसी आवाज आई। रिकॉइल का फायदा उठाते हुए शी फेयांग हवा में एक तरफ पलटा और बाजार प्लेटफॉर्म के सिर के ऊपर से कूद गया। इसी तरह बाजार प्लेटफॉर्म ने शी फेयांग की किक को कुशलता से चकमा दिया। उस पल में दोनों के बीच एक रोमांचक मुकाबला हुआ। इस सीन में उनकी शानदार मार्शल आर्ट स्किल्स और उनके मुकाबले की तेजी दिखाई गई। शी फेयांग नीचे तैरा, उसका म्यांमार सेबर ठंडी चमक के साथ चमका, एक लंबे आर्क में बदल गया जो तेजी से दूसरे समुराई की ओर जा गिरा। उसी समय उसकी बाईं हथेली बाहर निकली, जिससे एक तेज चटकने की आवाज आई और समुराई का सिर चकनाचूर हो गया। फिर शी फेयांग ने रहस्यमयी लाइटवेट टेक्निक डीप कंसीलमेंट ऑफ बॉडी एंड नेम का इस्तेमाल किया। उसका फिगर एक भूत की तरह यूनिटी हॉल के बेडरूम की ओर जाने वाले कॉरिडोर में चमका और वूची और दूसरे विलेन का रास्ता रोक दिया। शी फेयांग ने म्यांमार सेबर घुमाया, ब्लेड की रोशनी तेज हवा जितनी तेज थी। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाकर डिवाइन ड्रैगन क्लॉ से सीक्रेट टेक्निक ड्रैगन रोअर 9 हेवंस का इस्तेमाल किया। ब्लेड की परछाइयों के बीच पंजे मारे, लेकिन हर पंजे के वार में एक तेज झोंका था जो दुश्मनों के जरूरी पॉइंट्स पर ठीक निशाना लगा रहा था। शी फेयांग के हाथ में म्यांमार सेबर की अपनी ही जिंदगी थी, जो अपनी हरकतों से नाच रहा था और चांदी की लकीरें बुन रहा था। इसके अलावा शी फेयांग का डिवाइन ड्रैगन क्लॉ और भी ज्यादा ताकतवर था। हर पंजे के वार के साथ एक बहरा कर देने वाली ड्रैगन की दहाड़ होती थी, जैसे सच में कोई डिवाइन ड्रैगन उसे ताकत देने के लिए उतर आया हो। कानों में लगातार चटकने की आवाजें आ रही थीं। कॉरिडोर में हमला करने की कोशिश करने वाले विलेन को शी फेयांग के खतरनाक पंजों ने अलग अलग तरह से मार डाला। कुछ की गर्दन छेद दी गई, कुछ के अंदरूनी अंग निकाल लिए गए, कुछ की कंधे की हड्डी तोड़ दी गई, कुछ की नाक मरोड़ दी गई और कुछ की खोपड़ी कुचल दी गई। शी फेयांग के सामने जमीन लाशों से अटी पड़ी थी, पैरों के नीचे खून बह रहा था जो एक ज़िलो सीन जैसा लग रहा था। बाजार प्लेटफॉर्म गुस्से में था, तेजी से उछला और अपना हथियार घुमाया और फीनिक्स स्प्रेड्स इट्स विंग्स नाम का एक मूव किया, जिसका निशाना सीधे शी फेयांग के हाथों की ऊपरी प्लेट पर था। उसकी सेबर टेक्निक एक फीनिक्स की तरह थी जो अपने पंख फैला रहा हो, ग्लैमरस और खतरनाक, सीधे शी फेयांग के जरूरी हिस्से को टारगेट कर रही थी। उसी समय डुअल हुक चलाने वाले एक और समुराई ने शी फेयांग की तरफ से हमला किया। उसकी हरकतें फुर्तीली थीं, जैसे कोई भूत शी फेयांग के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो। उसके डुअल हुक कभी एक साथ हमला करते, कभी दो दिशाओं में बंट जाते।
शी फेयान ने शानदार लाइटवेट टेक्निक डीप कंसीलमेंट ऑफ बॉडी एंड नेम का इस्तेमाल किया। उनका रूप अनप्रेडिक्टेबल था, कभी बाएं कभी दाएं, कभी हवा में उछलते कभी नीचे झुकते, बाजार प्लेटफॉर्म और डुअल हुक वाले समुराई के साथ जबरदस्त मुकाबला करते हुए। इस दो हुक वाले समुराई का नाम हीटू था, जो जुरचेन जाति का एक बहुत अच्छा योद्धा था। उसकी मार्शल स्किल्स बाजार प्लेटफॉर्म के बराबर थीं। कुछ चालों के बाद बाजार प्लेटफॉर्म का क्रिसेंट सेबर सीधा शी फेयान की ओर बढ़ा। इसके अलावा एक लंबा चाबुक लिए एक समुराई भी लड़ाई में शामिल हो गया। तीनों ने जल्दी से लड़ाई के बीच में शी फेयान को घेर लिया। शी फेयान ने बड़ी होशियारी से बाजार प्लेटफॉर्म के क्रिसेंट सेबर को किनारे किया और तेजी से अपना बायां हाथ बढ़ाया, लंबे कोड़े के पिछले हिस्से को कसकर पकड़ लिया। जोर से खींचने पर उसने समुराई का बैलेंस बिगाड़ दिया और वह कुछ कदम आगे लड़खड़ा गया, जिससे बाजार प्लेटफॉर्म का क्रिसेंट सेबर रुक गया। हीटू ने मौके का फायदा उठाया और अपने दो हुक से सीधे शी फेयान की पीठ पर हमला किया। शी फेयान ने चाबुक की पूंछ पर से अपनी पकड़ छोड़ दी, एक बार फिर अपना रूप बदला, कई फीट दूर तैरती मछली की तरह लचीले ढंग से फिसला और हीटू के जानलेवा हमले से बच निकला। बाजार प्लेटफॉर्म और लंबे चाबुक वाले समुराई के नए हमले के तहत हीटू के साथ शी फेयान ने खुद को एक बार फिर घिरा हुआ पाया। तीन तरफ से हमले का सामना करते हुए शी फेयान को कोई डर नहीं दिखा। उसकी नजर मशाल की तरह पक्की थी। उसकी हरकतें और भी तेज हो गईं, जैसे कोई बवंडर हो। तीनों के ब्लेड चाबुक और हुक के बीच से तेजी से गुजरते हुए, हर चाल एकदम सही और एकदम सही, जैसे चाकू की धार पर नाच रही हो। हर तलवार के वार में जबरदस्त ताकत थी, जिससे हड्डियां तक कांप जाती थीं। अपनी जबरदस्त कॉम्बैट स्किल्स और शांत फैसले पर भरोसा करते हुए शी फेयान को इस जिंदगी और मौत के मुकाबले में फायदा मिला। खतरनाक दुश्मनों का सामना करने के बावजूद उसने इसे आसानी से संभाला, जैसे कि सब कुछ उसकी मुट्ठी में था। हर स्ट्राइक के साथ मेटल की आवाज और उड़ने वाली चिंगारियां हमेशा एक दूसरे से जुड़ी रहती थीं। अपनी शानदार बॉडी टेक्निक और गहरी अंदरूनी ताकत का इस्तेमाल करके शी फेयान ने दुश्मन के हमले को असरदार तरीके से नाकाम कर दिया और उन्हें कॉरिडोर में आगे बढ़ने से रोक दिया। दुश्मन की मार्शल टेक्निक की पूरी समझ होने के बाद शी फेयान ने अचानक जोर से चिल्लाया, तथागत डिवाइन पाम से की वेन जियालांट किया, हवा में चीजों को पकड़ा, दुश्मन पर गुस्से से हमला किया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शी फेयान की हथेली से एक शक्तिशाली अंदरूनी शक्ति निकली, जो सीधे बाजार प्लेटफॉर्म पर लगी। बाजार प्लेटफॉर्म अचानक से चौंक गया और जोर से बार बार पीछे हट गया। उसका क्रिसेंट सेबर उसके हाथ से लगभग उड़ गया। हेटू और लंबे चाबुक वाले समुराई भी हैरान थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शी फेयान के पास अपनी टेक्निक में इतनी जबरदस्त ताकत होगी। फिर भी शी फेयान यहीं नहीं रुका। उसका रूप एक बार फिर चमका, भूत की तरह हेटू के सामने आया। उसका दाहिना हाथ मुट्ठी बना रहा था, सीटी बजाती हवा लेकर सीधे हेटू की छाती पर वार कर रहा था। हेटू ने जल्दी से ब्लॉक करने के लिए अपने डुअल हुक लगाए, फिर भी झटके से उसके हाथ सुन्न हो गए थे और उसका शरीर अपने आप पीछे हट रहा था। यह देखकर लंबे चाबुक वाले समुराई ने अपना चाबुक घुमाया, जिससे एक काली परछाई बन गई और सीधे शी फेयान की गर्दन पर निशाना साधा। एक नफरत भरी खर्राट के साथ शी फेयान थोड़ा सा साइड में हट गया, तेजी से अपने बाएं हाथ में लंबा कोड़ा पकड़ा, जबकि अपने दाहिने हाथ को हथेली में बदला और हथेली जैसी हवा का एक झोंका छोड़ा, जिससे लंबा कोड़ा वाला समुराई उड़ गया। धमाका, क्रैक। समुराई 30 फीट से ज्यादा पीछे फेंका गया, उसकी छाती धंस गई, शरीर ऐंठ गया और वह मर गया। इसके तुरंत बाद बाजार प्लेटफॉर्म और हीटू ने एक और हमला किया और तीनों ने अपनी भयंकर लड़ाई फिर से शुरू कर दी। शी फेयान जितना ज्यादा लड़ता, उतना ही बहादुर बनता जाता। अपनी जबरदस्त बॉडी टेक्निक और गहरी अंदरूनी ताकत पर भरोसा करके हर लड़ाई में अपने दुश्मनों की कमजोरियों को ठीक से पहचानकर जानलेवा हमले करता। 3 बार बातचीत के बाद शी फेयान को एक मौका मिला। उसका फिगर अचानक ऊपर उठा, 100 विक्ट्रीज सेबर टेक्निक से एक वार किया, जिसे कैप्साइजिंग रिवर्स एंड ओवरटर्निंग सीज कहते हैं। जैसे समुद्र से एक बाढ़ का ड्रैगन निकल रहा हो, एक स्वर्गीय ड्रैगन जो मौत की दुनिया में उतर रहा हो, सीधे बाजार प्लेटफॉर्म के सिर पर निशाना साध रहा हो। क्रैक। बाजार प्लेटफॉर्म समय पर बच नहीं सका। इस हमले में सीधे उसके सिर पर चोट लगी और शी फेयान के ब्लेड से उसकी नाक कट गई। एक जोरदार धमाके के साथ उसके बाएं कंधे पर शी फेयान का एक और हाथ लगा। एक पल में बाजार प्लेटफॉर्म की कंधे की हड्डी टूट गई, उसका शरीर हिलने लगा, खून बहने लगा। वह गिरने से पहले 2 बार घूमा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आत्मा स्नो ईगल कैसल से निकल गई। यह देखकर हीटू को पता चल गया कि मामला बिगड़ गया है। वह तेजी से मुड़कर कॉरिडोर से बाहर भाग गया। शी फेयान ने पीछा नहीं किया, बल्कि वह ठिठुरते हुए हंसा, यह सोचते हुए कि स्नो ईगल कैसल के विलेन भारी नुकसान उठाने के बावजूद कैसल छोड़ने को तैयार क्यों नहीं थे। क्या यह सिर्फ बदला लेने के लिए था? नहीं, यहाँ जरूर कोई चौंकाने वाला राज छिपा होगा। वू वेई के जागने पर उससे पूछताछ की जा सकती है। इस समय जियाओ लिंगलिंग जल्दी से यूनिटी हॉल में घुसा और शी फेयान को बताया, ग्रैंड स्क्वाड लीडर वू वेई को सफलतापूर्वक रिवाइव कर लिया गया है। चैप्टर 36 से 34 लाख और भी यानेर ने मदद की। शी फेयान ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। भाभी प्लीज उसका अच्छे से ख्याल रखना, पक्का करना कि उसे अच्छी तरह से खाना मिले और उसका खाना भी भरपूर हो। वह हमारे लिए बहुत जरूरी है। भविष्य में हमारे असर में वह स्नो ईगल कैसल की सेना को हमारे साथ शामिल होने के लिए लीड कर सकती है।
जिन सैनिकों को वह कमांड करती है वे सभी लियाओडोंग योद्धा हैं, जिनमें से हर एक का कद बहुत अच्छा है और लड़ने की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। अगर हम इन बहादुर योद्धाओं को शामिल कर सकें तो हमारे हीरोइक सकुरा एसोसिएट। नमस्ते दोस्तों दिल, अगर आप लोग इस चैनल पर नॉवेल सुनना पसंद करते हैं और चाहते हैं कि आपको नॉवेल जल्दी और नियमित रूप से मिले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अब से हम सभी नए और फुल नॉवेल्स सिर्फ टेलीग्राम ग्रुप पर ही अपलोड करेंगे। आप सभी हमारा ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, थम्स अप का चिन्ह। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी लिंक दिया गया है, वहां से आप आसानी से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। YouTube इस तरह के नॉवेल चैनल को मोनेटाइज नहीं करता, इसी कारण अब मैं सभी नॉवेल टेलीग्राम पर ही डालूंगा। अगर आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी जाकर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फायर धन्यवाद दोस्तों दिल। पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारा फीडबैक कमेंट में लिखकर जरूर जाए कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए और जल्द ही आ रहा है। थैंक्स ब्रो वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।